तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे हाइब्रिड फंड्स के बारे में। ये हम देख चुके थे एफएमपीएस दैट हैव नो मार्केट और नो मार्केट रिस्क या पोर्टफोलियो रिस्क, और एमआईपी देख चुके थे कि डेट ओरिएंटेड होता है, वाइल बैलेंस फंड जो होता है वो इक्विटी ओरिएंटेड होता है। हाइब्रिड फंड में क्या होता है, आपका इक्विटी भी होगा और प्लस डेट भी होगा। बैलेंस फंड में है फिक्स और फ्लेक्सिबल एसेट्स एलोकेशन। तो बैलेंस फंड ऐसे होते हैं जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं जिनमें फिक्स और फ्लेक्सिबल एसेट्स एलोकेशन होता है। एक्टिव फंड सीक्स टू बेटर रिटर्न्स ओवर द बेंचमार्क। एक्टिव फंड्स जो होते हैं उनमें बेटर रिटर्न्स होता है क्योंकि बेंचमार्क को वो क्रॉस करते बीट कर जाते हैं। इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट इन फॉरेन सिक्योरिटीज और फॉरेन फंड्स। ETF ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। इंडियन कमोडिटी फंड्स। इंडियन कमोडिटी फंड इन्वेस्ट इन स्टॉक्स ऑफ कमोडिटी कंपनीज और ETF। तो कमोडिटी मतलब गोल्ड सिल्वर हो गया, तो वो कमोडिटी में ही पैसा इन्वेस्ट करती है। और ETF ट्रांजेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे आर्बिट्राज फंड। Arbitrage fund they take advantage of price difference of same assets class but in two different class. The strategy generate risk-free profit, hence the return can be compared to liquid funds. Arbitrage क्या होता है, तो ये आपके हाइब्रिड फंड्स है। they take advantage of price difference of same assets class but in two different markets. इसमें दो कैसे हैं, तो this strategy generate risk-free profit. Risk-free profit hence the return can be compared to liquid funds. Arbitrage funds are exposed to basis risk and these funds are safest in hybrid funds. Hybrid fund में सबसे safest funds होते हैं arbitrage funds, risk free profit. नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस हाइब्रिड फंड, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। देखो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में क्या है, आपके कितना रहता है, तो इक्विटी और इक्विटी रहता है इसके अंदर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट 10 से 25%, मिनिमम 10 उससे लगाकर 25 तक का। अगर 10 इसमें इक्विटी में तो 90% डेट होंगे, और इक्विटी को बढ़ा करके अगर मैंने 25% कर दिया तो डेट 75 हो जाएंगी। ऐसे बैलेंस का मतलब है कि इक्विटी डेट बैलेंस में रहेंगे। अगर इक्विटी 40 है तो डेट 60 हो जाएगा, इक्विटी 60 है तो डेट 40 हो जाएगा। और अग्रेसिव के अंदर क्या रहेगा, इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड 65 to 80। अगर 65 आपके इक्विटी है तो 35 रह जाएगा आपका डेट, और 80 अगर इक्विटी है तो 20 रह जाएगा आपके पास डेट। तो ये इसको बोलते हैं अग्रेसिव, ये हाईली अग्रेसिव है। मतलब इसका जो है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है इक्विटी से। अगर आप इक्विटी में नहीं लगाते हो, डेट में लगाते हो, हाइब्रिड में लगाते हो, ठीक है, तो हाइब्रिड फंड में अगर आपको थोड़ा बहुत परसेंट अगर आप रिस्क ले सकते हो तो थोड़ा रिस्क अपन इसमें एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में ले सकते हैं। देखें नेक्स्ट अपन, तो डायनेमिक एसेट्स एलोकेशन या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड। और ये क्या है, तो इनका इन्वेस्टमेंट रहता है इक्विटी एंड डेट दैट इज मैनेज डायनामिकली मतलब डायनामिकली वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फ्लेक्सी जिसे क्या बोलते हैं, इस तरह से डायनामिक एसेट्स एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज फंड। और देखो एक है आपका मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड, ठीक है। मल्टी एसेट्स मतलब ये हो गया कि एटलीस्ट इनमें 3 एसेट्स क्लास होते हैं विद मिनिमम एलोकेशन 10% टू ईच क्लास। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में क्या है कि 3 एसेट्स क्लास रहेंगे, मिनिमम 10% तो एक क्लास में रहेगा। बात करते हैं आर्बिट्राज फंड की, तो लेट फॉलो आर्बिट्राज स्ट्रेटेजी। कैसे, 65% इसमें इक्विटी में रहेगा एंड इससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में रहता है आर्बिट्राज फंड में। एक आपका यहाँ पे देखते हैं बेंचमार्क फॉर हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स के लिए क्या बेंचमार्क है आपके,
अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस हाइब्रिड फंड्स और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। बेंचमार्क की बात करें तो इसमें इंडेक्स रहेगा अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के लिए हाइब्रिड 25+75 अग्रेसिव, बैलेंस के लिए 50+50 मॉडरेट इंडेक्स, कंजर्वेटिव के लिए 75+25 कंजर्वेटिव इंडेक्स। डेट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये इंडेक्स डेट के अंदर अगर है तो क्रिसिल कंपोजिट फंड इंडेक्स 25% एलोकेशन अग्रेसिव के अंदर, क्रिसिल कंपोजिट में 50% एलोकेशन और क्रिसिल कंपोजिट बॉन्ड में फंड में 75% एलोकेशन। इक्विटी कितना रहेगा इंडेक्स के अंदर तो S&P BSE 200 TRI 75% एलोकेशन, S&P BSE 200 TRI 50% एलोकेशन, S&P BSE 200 TRI 25% एलोकेशन। तो अग्रेसिव के अंदर 25% बॉन्ड में 75% इक्विटी, अग्रेसिव है ज़्यादा रहेगा 75%। तो इसके लिए इक्विटी क्या रहेगा S&P BSE 200 और इधर कंपोजिट फंड इंडेक्स। बैलेंस के अंदर 50-50, 50% आपके एसेट्स एलोकेट है इक्विटी के अंदर S&P BSE 200 और 50 आपके इसमें है क्रिसिल कंपोजिट बॉन्ड में। कंजर्वेटिव है तो इक्विटी कम हो गया S&P BSE 200 TRI और इधर क्रिसिल बॉन्ड कंपोजिट बॉन्ड फंड इंडेक्स 75% हो जाएगा। अब म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेज। अब जो म्यूचुअल फंड्स बेचने वाला होता है वो कभी अपने डिसएडवांटेज कभी बताता नहीं है। हमें पता होना चाहिए इसका डिसएडवांटेज क्या है, क्या नुकसान हो सकता है। टू मैनी स्कीम्स टू चूज फ्रॉम, इतनी स्कीम्स है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से लें। नॉन कस्टमाइजेशन, हम उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते बाद में। नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है कॉस्ट के ऊपर, नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है जिसको आपको पता होना चाहिए। डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसा बनाता है कि वो आपके माइंड को पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से सोच पाए कि आप किसी फंड के बारे में कितना जानते हैं। ठीक है, अगर आप उसके बारे में थोड़ा बहुत अगर अच्छा जानते हैं तो वो आपके बारे में उसे जानने की कोशिश करेगा इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म आने के लिए, समझने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने पड़ेंगे। तो बेटर है कि आप एक बार थ्योरी रिवाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करो। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, आपको फ्री मॉक टेस्ट जो है जेड फंड आपको प्रोवाइड करता है। आप जेड फंड से फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी नंबर ऑफ मॉक टेस्ट फ्री है जहाँ से आप टेस्ट दे करके अपने आप को इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3, लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ट्रस्ट आर फॉर्म्ड एज ट्रस्ट। म्यूचुअल फंड जो बना है वो क्या है, इंडिया के अंदर एक ट्रस्ट के रूप में बना है। एंड गवर्नमेंट बाय इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। उसको कौन गवर्न करता है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1982 की तरह। 3 टाइप स्ट्रक्चर इनके अंदर, एक स्पॉन्सर होता है, एक ट्रस्ट होता है, AMC होता है। ठीक है, ये 3 टाइप स्ट्रक्चर है ना। ये लीगल स्ट्रक्चर जहाँ से क्वेश्चन ऐसे ऐसे ही बनते हैं कि कितने टाइप स्ट्रक्चर, 3। एक स्पॉन्सर एक होता है, एक ट्रस्ट होता है, एक एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी होता है। स्पॉन्सर जो है ना, दैट कुड बी वन और मोर। यहाँ पे स्पॉन्सर एक से ज़्यादा हो सकता है, इसका काम होता है प्रमोट करने का काम। बाकी 3 टाइप स्ट्रक्चर ही है, स्पॉन्सर, ट्रस्ट और AMC। स्पॉन्सर जो है वो प्रोमोटर है। सेबी इशूज द लाइसेंस टू स्टार्ट म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के लिए सेबी क्या करता है, लाइसेंस इशू करता है। तो लाइसेंस कौन इशू करता है, सेबी करता है। स्पॉन्सर अप्लाई फॉर द लाइसेंस विद सेबी। और अगर अब लाइसेंस किसको चाहिए, स्पॉन्सर को, तो वो क्या करेगा, सेबी के पास अप्लाई करेगा लाइसेंस के लिए। स्पॉन्सर अपॉइंट्स द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। अब जब स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड्स के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा तो उसको क्या चाहिए, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी चाहिए। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए ऑफ द AMC। तो आपको एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी बनानी है तो उसको बोर्ड ऑफ ट्रस्टी भी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी चाहिए। द ऑपरेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर गवर्न बाय ट्रस्ट डीड एंड द ट्रस्ट डीड इज एग्जीक्यूटेड बिटवीन स्पॉन्सर एंड ट्रस्टी। तो म्यूचुअल फंड्स के जो ऑपरेशंस होते हैं उसको कौन गवर्न करता है, ट्रस्ट डीड करती है। और ट्रस्ट डीड जो होती है वो किसके द्वारा एग्जीक्यूट होती है, तो अब ये एग्जीक्यूट होती है स्पॉन्सर और ट्रस्टी से बीच में। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट क्या है, एंटर्ड बिटवीन ट्रस्टी एंड AMC। तो यहाँ पे ट्रस्टी का और AMC के बीच में क्या हो जाता है, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट होता है।
स्पॉन्सर। एक स्पॉन्सर के लिए बारे में क्या देखो मिनिमम इन्होंने स्टेट कर रखा है, तो एक स्पॉन्सर शुड हैव मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस। एक स्पॉन्सर को 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल सर्विस और इंडस्ट्रीज का, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस। स्पॉन्सर पॉजिटिव नेटवर्थ फॉर द प्रीसीडिंग 5 ईयर, और उसमें भी पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए पिछले 5 साल का। स्पॉन्सर शुड हैव अर्न स्पॉन्सर शुड हैव अर्न प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर, उसने प्रॉफिट भी बुक किया हुआ होना चाहिए। शुड हैव एन एवरेज एनुअल प्रॉफिट इज 10 करोड़, और उसमें भी उसका मतलब कि एवरेज एनुअल प्रॉफिट होना चाहिए 10 करोड़ तक का। द स्पॉन्सर नीड्स टू कंट्रीब्यूट 40% ऑफ द नेट वर्थ ऑफ द एएमसी, और स्पॉन्सर को द स्पॉन्सर नीड्स टू कंट्रीब्यूट, जरूरी है कि स्पॉन्सर जो है वो कंट्रीब्यूट करे 40% अपने एएमसी के नेटवर्थ का। स्पॉन्सर हैव टू कंट्रीब्यूट अ मिनिमम ऑफ 50 लाख, या तो स्पॉन्सर 50 लाख रुपये मिनिमम कंट्रीब्यूट करे, या 1% ऑफ द कॉर्पस रेज्ड इन द एनएफओ, या एनएफओ में जितना पैसा कॉर्पस रेज हुआ है उसका 1%, वो 1% of the corpus raised in NFO as initial contribution of the corpus of mutual funds। इनिशियली वो इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, एंड दिस डजंट अप्लाई फॉर द क्लोज एंडेड फंड, ये क्लोज एंडेड फंड के लिए नहीं है। ट्रस्टी की बात करते हैं अपन। ट्रस्टी सेबी अप्रूवल एंड इज नीडेड टू बिफोर अपॉइंटिंग द ट्रस्टी। ट्रस्टी जो है वो सेबी अप्रूवल है एंड इज नीडेड टू बिफोर अपॉइंटिंग द ट्रस्टी। यहाँ पे सेबी का अप्रूवल बहुत ज़रूरी होता है ट्रस्टी को अपॉइंट करने से पहले। प्रोटेक्टर ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, तो ट्रस्टी का काम क्या है कि वो इन्वेस्टर के जो इंटरेस्ट आएगा उसको ये प्रोटेक्ट करे। 2/3 ऑफ द ट्रस्टी शुड बी इंडिपेंडेंट। टोटल अगर 3 है, 3 में से अगर मान लो ट्रस्टी में 3 मेंबर है, तो 3 में से 2 जो होने चाहिए वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जो किसी रिलेट ना करते हैं। द ट्रस्टी कंपनी शुड हैव मिनिमम 4 ट्रस्टी। एक ट्रस्ट कंपनी के पास मिनिमम 4 तो ट्रस्टी होना ही चाहिए। ट्रस्टी, तो ट्रस्टी के लिए 4-5 चीज़ें हैं जो अपन को ध्यान रखनी चाहिए, तो है ना। से भी अप्रूवल नीडेड होता है बिफोर अपॉइंटिंग द ट्रस्टी। इंटरेस्ट, इसका काम होता है कि प्रोटेक्ट करे इन्वेस्टर के इंटरेस्ट का। जो इंडिपेंडेंट होने 2/3, 2/3 ऑफ द ट्रस्टी शुड बी इंडिपेंडेंट। जो ट्रस्टी कंपनी है शुड है मिनिमम 4 ट्रस्टी, मिनिमम 4 ट्रस्टी तो होने चाहिए। प्रायर अप्रूवल टू बी टेकन फ्रॉम द सेबी बिफोर अपॉइंटिंग द ट्रस्टी। ट्रस्टी को अपॉइंट करने से पहले प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है सेबी से। इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड्स आर बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट। म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड आर बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट। तो बेनिफिशियरी यहाँ है कौन, यहाँ बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का बेनिफिशियरी कौन है? जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी क्या करता है? ओवरसीज करता है द वर्किंग ऑफ द एएमसी। जो मैंने ट्रस्टी बनाया है, सॉरी, जो ट्रस्टी के बोर्ड ऑफ मेंबर होते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं, वो ओवरसी करते हैं एएमसी की वर्किंग को एंड मैनेजमेंट को ऑफ म्यूचुअल फंड्स। एएमसी की वर्किंग और म्यूचुअल मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स का क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब ओवरसी करने का काम कौन होता है? बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का। ट्रस्टी शेल एंश्योर, ट्रस्टी ये एंश्योर करती है दैट नो चेंज इन द फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी स्कीम। ठीक है, तो उसके फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में कोई चेंज करना की ज़रूरत है या नहीं है। नो चेंज इन फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्कीम, ये इंश्योर करता है। फीस, एक्सपेंस पेएबल और एनी अदर चेंज विच वुड मॉडिफाई द स्कीम एंड अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द यूनिट होल्डर।
ये सब बातें कौन इंश्योर करता है कि फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ स्कीम का चेंज होगा कि नहीं होगा, फीस के बारे में, एक्सचेंज पेबल वन क्या एक्सपेंसेस पेबल है, और एनी अदर चेंज, ठीक है, विच वुड मॉडिफाई द स्कीम्स एंड अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द यूनिट होल्डर। तो इसको कि जिन सब से फ़र्क पड़ता है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को, उन सब के बारे में इन सब इंश्योर करता है ट्रस्टी। ऑन क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो द ट्रस्टी शैल रिव्यू द ट्रांजेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स विद द एएमसी एंड इट्स एसोसिएट, रिव्यू द नेट वर्थ ऑफ द एएमसी ऑन द क्वार्टरली बेसिस, द ट्रस्टी शैल फाइल हाफ ईयरली रिपोर्ट्स टू द सेबी। केवल बात करें ऑन क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, ट्रस्टी शैल रिव्यू द ट्रांजेक्शन, रिव्यू करेगी ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, किसके साथ, विद एएमसी एंड इट्स एसोसिएट्स, रिव्यू करेगी नेट वर्थ ऑफ द एएमसी ऑन क्वार्टरली बेसिस, ट्रस्टी शैल फाइल हाफ ईयरली रिपोर्ट्स टू द सेबी। सेबी के पास ट्रस्टी क्या करेगा, हाफ ईयरली रिपोर्ट रिप्रेजेंट करेगा, क्वार्टरली तो एनएल इसको रिव्यू करेगा और हाफ ईयरली वो सेबी को रिपोर्ट्स भेजेगा। अब बात करते हैं एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी एएमसी, डे टू डे एंड रेगुलर ऑपरेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड्स रन बाय द एएमसी। जो दिन प्रतिदिन जो सारे काम होते हैं और जो रेगुलर ऑपरेशंस होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, वो कौन करता है, तो वो करेगी आपके, सब रन कौन करता है, एएमसी के द्वारा। एएमसी द एएमसी इज द इन्वेस्टमेंट मैनेजर ऑफ द म्यूचुअल फंड कंपनी। ये एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर है म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए। शुड हैव ए नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट 50 करोड़ ऑलवेज। इसका जो नेटवर्थ हमेशा 50 करोड़ तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट 50 करोड़ का नेटवर्थ तो इसका होना ही चाहिए। 50% ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द एएमसी, एएमसी की जो 50% डायरेक्टर है, मतलब आधे डायरेक्टर है, शुड बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, उसमें ये था कि वो 2/3 होने चाहिए इंडिपेंडेंट, यहाँ है 50% ऑफ डायरेक्शन शुड बी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मस्ट नहीं बोला है, शुड बोला है। प्रायर अप्रूवल ऑफ द ट्रस्टी नीडेड फॉर अपॉइंटिंग द डायरेक्टर। तो प्रायर अप्रूवल ऑफ द ट्रस्टीज नीडेड फॉर अपॉइंटिंग द डायरेक्टर। तो एएमसी के डायरेक्टर को अपॉइंट करने से पहले किससे हमें अप्रूवल लेना है, तो ट्रस्टी से अप्रूवल लेना है। ठीक है, तो प्रायर अप्रूवल ऑफ ट्रस्टी नीडेड, जरूरत है। डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द स्कीम, किसी स्कीम का डे टू डे मैनेजमेंट जो है वो कौन हैंडल करता है, एएमसी करता है। साइंस टू द ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट, साइंस टू द ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट विच स्टेट्स ऑल द रेगुलेशन हैव बीन मेट विथ रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द हेड ऑफ द एएमसी। तो यहाँ क्या बात करेंगे कि जो डे टू डे मैनेजमेंट जो है स्कीम्स का, वो कौन हैंडल कर रहा है, एएमसी कर रहा है। साइंस to the due diligence certificate which states all the regulation have been met with reports directly to the head of the AMC. %75 ऑफ द यूनिट होल्डर्स कैन कम टुगेदर टू टर्मिनेट द एएमसी। अगर आपको एएमसी को अगर टर्मिनेट करना है, तो अगर जितने भी यूनिट होल्डर है उसका 70% अगर एक साथ आ जाए तो एएमसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। चेंजेस इन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैन बी ओनली मेड प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द सेबी एंड ट्रस्टी। चेंजेस इन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैन ओनली बी मेड आफ्टर प्रायर अप्रूवल फ्रॉम सेबी एंड ट्रस्टी। एएमसी जो है वो जो इंटरेस्ट के जो कंट्रोलिंग है वो केवल चेंज कर सकती है सेबी से अप्रूवल और ट्रस्टीज अप्रूवल के बाद में। कम्युनिकेशन ऑफ सच टू बी इंटीमेट टू ऑल द यूनिट होल्डर, और इस बारे में वो क्या करती है, अपने यूनिट होल्डर्स को क्या करती है, इंटीमेट करती है, उनको इन्फॉर्म करती है। An advertisement is given in one English daily newspaper and in a regional newspaper where the head of the AMC is located. तो एडवर्टीजमेंट दिया जाएगा इसके लिए एक इंग्लिश के डेली नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर और एक रीजनल न्यूज़पेपर के अंदर जहाँ पर हेड ऑफिस ऑफ द एएमसी लोकेट है, उसके रीजनल न्यूज़पेपर के अंदर। यूनिट होल्डर
should be given an option to exit without any exit lot at the current NAV up to 30 calendar days from the date of the communication. और यूनिट होल्डर को एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो एग्जिट कर जाए बिना एग्जिट लॉट के उस करंट NAV के ऊपर अप टू द 30 कैलेंडर्स डे, अगले 30 दिनों के अंदर अंदर. Compliance officer ensure all the legal compliance with compliance officer ensure all the legal compliance aspects are taken care. Compliance officer ensure all the legal compliances aspects are taken care. तो ये सब कौन ध्यान रखता है लीगल कंप्लाइंस के लिए? कंप्लाइंस ऑफिसर. Other constituent of mutual funds. All the constituents except of mutual funds are appointed by the AMC with the approval of the trustee. So all the constituents except mutual funds are appointed by the AMC with the approval of the trustee. इसके अलावा जो भी अदर जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको AMC अपॉइंट करता है ट्रस्टी की अप्रूवल से. ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सेबी. और भी किसी को अगर अपन और कोई कंस्टिट्यूएंट जो म्यूचुअल फंड्स का है जिसको अपन अपॉइंट करते हैं वो सेबी से रजिस्टर्ड भी होना चाहिए. अब बात करते हैं कस्टडियन की. कस्टडियन क्या करता है? होल्ड सिक्योरिटीज इन कैश एंड इज अपॉइंटेड बाय द ट्रस्टी. अब ट्रस्टी क्या करती है? कस्टडियन को अपॉइंट करती है. और कस्टडियन का काम क्या होता है? यहाँ पे सिक्योरिटी और कैश का हिसाब किताब रखना. कस्टडियन सेटल ऑल द ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ म्यूचुअल फंड. तो म्यूचुअल फंड के बिहाफ में कौन सारे ट्रांजेक्शन को सेटल करता है? तो कस्टडियन करता है. कस्टडियन जो है एक्सेप्ट एंड गिव डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज टू द कंप्लीट परचेज एंड सेल ट्रांजेक्शन. कस्टडियन एक्सेप्ट करता है सिक्योरिटीज़ को, डिलीवरी करता है सिक्योरिटीज़ की टू कंप्लीट द परचेज एंड सेल ट्रांजेक्शन. जब भी कभी कोई परचेज और सेल ट्रांजेक्शन होती है तब. कस्टडियन ट्रैक कॉर्पोरेट एक्शन लाइक डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, बोनसेस एटसेट्रा फॉर द फंड. तो कस्टडियन क्या करता है? ट्रैक करता है, ध्यान रखता है कॉर्पोरेट एक्शंस, डिविडेंड के बारे में, स्टॉक स्प्लिट के बारे में, बोनसेस के बारे में फंड के लिए. नेक्स्ट, ऑल द कस्टडियन नीड टू रजिस्टर्ड विद द सेबी रेगुलेशन 1996. हर कस्टडियन को चाहिए कि वो कस्टडियन जो है वो क्या रहे? रजिस्टर्ड हो कस्टडियंस सेबी के साथ में. सेबी कस्टडियन रेगुलेशन 1996 के अकॉर्डिंग. कस्टडियल अग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू बिटवीन ट्रस्टी एंड द कस्टडियन. और इनके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है वो दोनों के बीच में होना चाहिए, ट्रस्टी और कस्टडियन के बीच में होना चाहिए. कस्टडियल agreement entered between trustee and custodian, and sponsor cannot provide custodial service to its own AMC. और जो स्पॉन्सर है that cannot provide custodial service to its own AMC. म्यूचुअल फंड कंस्टिट्यूट एक्सेप्ट कस्टडियन. म्यूचुअल फंड के जो भी कंस्टिट्यूएंट कोई भी मेंबर्स हैं that are appointed by the AMC with the approval of the trustee. All mutual fund constituent must be registered with SEBI. RNT के बारे में बात करते हैं. RNT इट दे मेंटेन इन्वेस्टर्स रिकॉर्ड. ठीक है. कस्टडियन के बारे में अपन देखा था कि वो क्या करते हैं, जो भी कैश वगैरह आता है उसके बारे में हिसाब किताब रखते हैं. यहाँ इन्वेस्टर का हिसाब किताब रखा जाता है. RNT मेंटेन इन्वेस्टर रिकॉर्ड्स, सर्विस कस्टमर, हैंडल द प्रोसेसिंग ऑफ द परचेज एंड रिडेम्पशन ट्रांजेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर. तो RNT रजिस्टर्ड लेके बैठा है, इन्वेस्टर रिकॉर्ड कर रहा है, सर्विस कस्टमर सर्विस का ध्यान रख रहा है, हैंडल द प्रोसेसिंग ऑफ परचेज प्रोसेस का ध्यान रखता है, रिडेम्पशन ट्रांजेक्शन ध्यान रखता है इन्वेस्टर्स की. जबकि कस्टडी में क्या काम था? सिक्योरिटीज़ का एक्सेप्ट एंड डिलीवरी देना. ठीक है, चाहे वो डिविडेंड्स हो गया, स्टॉक स्प्लिट हो गया, बोनसेस हो गया, इस तरह से.
आगे अपन बात करते हैं, दिस कैन बी डन इन द हाउस, ये सब हाउस में होता है, मतलब एएमसी के अंदर होता है। आर टी एजेंट्स आल्सो एक्ट एज आईएससी, इन्वेस्टर सर्विस सेंटर फॉर द मल्टीपल एएमसी। मल्टीपल एएमसी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए ये एक आईएससी का काम करता है, मतलब बोले तो एक इन्वेस्टर का सर्विस सेंटर का काम करता है। अगर मैं बात करूँ कि इन्वेस्टर की को क्या सर्विसेज देनी है, वो सीधा आरएनटी से संपर्क करेगा हर एक चीज़ के लिए। आरटी फंक्शन इंक्लूड प्रोसेसिंग ऑफ परचेसिंग एंड रिडेम्पशन, ट्रांजेक्शन ऑफ इन्वेस्टर। तो अब इन्वेस्टर का ट्रांजेक्शन से रिलेटेड परचेज हो, रीपरचेज हो, रिडेम्पशन हो, इन सब के जो प्रोसेसिंग है वो आरटी जो है इंक्लूड करता है। फंड अकाउंटेंट इंक्लूड एनएवी and it is not mandatory to outsource the role of the fund accountant. Fund accountants need not registered with SEBI. अगर मैं फंड अकाउंटेंट की बात करूँ तो फंड अकाउंटेंट क्या करता है, एनएवी कैलकुलेट करता है, एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये कोई कंपलसरी नहीं है टू आउटसोर्स द रोल ऑफ फंड अकाउंटेंट, कि वो आउटसोर्स करे फंड अकाउंटेंट के रोल को। फंड अकाउंटेंट नीड नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी, जो फंड अकाउंटेंट्स होते हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि वो सेबी से रजिस्टर्ड हो, वो उनका काम बस इतना सा होता है कि एनएवी निकाल देते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन का नॉलेज होना चाहिए बस। और इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू आउटसोर्स द रोल ऑफ द फंड अकाउंटेंट। नेक्स्ट, ऑडिटर्स। ऑडिटर्स, ऑडिटर्स ऑफ द एएमसी, एएमसी की जो ऑडिटर्स है, एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसके जो ऑडिटर्स हैं दैट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द ऑडिटर्स ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम। तो जो हमारी कंपनी के ऑडिटर्स हैं, ठीक है, वो हमारी कंपनी के लिए काम नहीं करेंगे, है ना, मतलब अलग होने चाहिए म्यूचुअल फंड स्कीम के ऑडिटर से। दूसरा कोई ऑडिटर होना चाहिए कंपनी का जो ऑडिट करे, गलतियाँ निकाले, कमियाँ निकाले, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। Scheme auditors are appointed by the trustee. AMC auditors are appointed AMC. अब स्कीम के जो ऑडिटर्स होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है, ट्रस्टी करता है। एएमसी ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड एएमसी। एएमसी का जो ऑडिटर होंगे वो एएमसी अपॉइंट करेगी, और स्कीम के ऑडिटर्स जो होंगे वो ट्रस्टी अपॉइंट करेगा। Distributors enable the reach of mutual funds product across geographical locations. तो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है दैट इनेबल द रीच ऑफ म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट अक्रॉस जियोग्राफिकल लोकेशन, किसी भी लोकेशन पे हम डिस्ट्रीब्यूटर्स। स्पॉन्सर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द एएमसी प्रमोटेड एंड सब ब्रोकर आर अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। स्पॉन्सर कैन बी distributor for the AMC promoted and sub brokers are appointed by the distributor. सब ब्रोकर को कौन अपॉइंट कर सकता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सकता है। स्पॉन्सर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द एएमसी, तो स्पॉन्सर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है एएमसी के प्रमोशन के लिए। स्पॉन्सर जो सारे स्पॉन्सर काम होता है प्रमोट करना एएमसी को, यार ये कोई एक कंपनी है और ये अच्छा वर्क करती है, इसका पैसा का ये डाइवर्सिफिकेशन है, इस तरह से उसको प्रचार करती है। स्पॉन्सर कैन बी ए डिस्ट्रीब्यूटर फॉर देयर ऑन एएमसी, तो एक स्पॉन्सर के लिए भी एक डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, ठीक है, उसकी खुद की एएमसी के लिए। KRA, KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी, तो KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी कैरी आउट यूनिफाइड KYC फॉर्मेलिटीज फॉर सिक्योरिटी मार्केट। तो कैरी आउट यूनिफाइड KYC फॉर्मेलिटीज फॉर सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट के लिए क्या है, KYC फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। KYC नीड्स टू बी कंप्लीटेड अंडर द PMLA एक्ट ऑफ 2002। PMLA एक्ट सॉरी, तो PMLA एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग KYC जो बहुत ज़रूरी है, KYC कराना। KYC से क्या होता है, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड अटैच हो जाता है, तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन सारी अपडेटेड हो जाती है व्यक्ति के बारे में। KRA, KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी process documents and details to the establish the identity of investors. नेक्स्ट देखते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लाइक क्रिसिल हो गया, ICRA हो गया, आल्सो टेक केयर ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, दे अराइव एट द फेयर वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। जो रेटिंग एजेंसी होती है उनका काम होता है कि ये कितना ये इन्वेस्टर्स को बेनिफिट दिला सकती है, उसके बारे में उसको रिव्यू करना। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लाइक क्रिसिल हो गया, ICRA हो गया, आल्सो टेक केयर ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटीज। ये क्या करते हैं? आपके सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन का, है ना, टेक केयर करती है, ध्यान रखती है। दैट इज टेक केयर, मतलब ध्यान रखती है, बड़ा बिल्कुल। रेटिंग का काम होता है रेटिंग देना, जिससे लोगों को, नए इन्वेस्टर्स को ये बेनिफिट हो कि यार कंपनी कितना क्रेडिट रेटिंग है इसकी, इसको देख करके आप पैसा इन्वेस्ट करें बजाय किसी और को देख के। दे अराइव एट द फेयर वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। डिपोजिटरीज कौन से हैं यहाँ पे? NSDL CDSL जो है, द होल्ड सिक्योरिटीज इन डीमेटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, ये क्या करते हैं? NSDL CDSL ये अपनी सिक्योरिटीज को होल्ड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स हेल्प इन रीचिंग आउट टू द क्लाइंट्स। ये डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, ये क्या करते हैं? हेल्प्स करते हैं रीचिंग आउट टू द क्लाइंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म। स्टॉक एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म जो है, दे इनेबल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को इनेबल करते हैं टू कंप्लीट म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन फॉर द रेस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। जैसे BSE स्टार म्यूचुअल फंड हो गया, NSE म्यूचुअल फंड हो गया, म्यूचुअल फंड यूटिलिटी अनदर प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय द MFI। तो MFU भी एक दूसरा प्लेटफॉर्म है MFI के द्वारा। स्टॉक एक्सचेंज एंड ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म, द इनेबल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे कि एग्जाम देने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, है ना, तो वो उनको इनको इनेबल कराता है टू कंप्लीट म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन फॉर द रेस्पेक्टिव इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर का कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट कराए। BSE स्टार म्यूचुअल फंड और NSE म्यूचुअल फंड सेकंड। और ये कुछ एग्जांपल है। म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज एंड अनदर प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय द MFI। Execution only platform that enable mutual fund transaction to be registered with SEBI and MFI। ठीक है, वो आ जाते चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब तक आपके 3 चैप्टर हो चुके हैं। 3 चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर कोई अलग से वीडियो बनानी है, या अगर आपको कोई टॉपिक समझना है, या किसी अदर फॉर्म MCQ के रूप में समझना है, कोई नोट्स चाहिए, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका बाद पे ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए चैप्टर 4 शुरू करते हैं। इंडियन म्यूचुअल फंड्स आर सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड बाय सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन एक्ट 1996। AMC and trustee company are governed by the Companies Act and Indian Trust Act respectively। तो इंडियन म्यूचुअल फंड्स जो है, दैट आर सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड। कौन करता है इसको सुपरवाइज रेगुलेट? सेबी करती है। कौन से एक्ट के थ्रू करती है? तो सेबी रेगुलेशन एक्ट 1996। और जो AMC और ट्रस्टी कंपनी है, दैट कैन बी गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट एंड इंडियन ट्रस्ट एक्ट रेस्पेक्टिवली। इनके लिए भी इन्होंने एक एक्ट बना रखा, कंपनीज एक्ट, ट्रस्टी AMC के लिए, एंड इंडियन ट्रस्ट एक्ट। सेबी इश्यूज गाइडलाइन एंड फ्रेमवर्क। सेबी क्या करती है? इशू करती है गाइडलाइन, एक फ्रेमवर्क तैयार करती है फॉर एडवर्टीजमेंट बाय म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड इसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करे? एडवर्टाइज करे। तो सेबी इशू करती है गाइडलाइन और फ्रेमवर्क। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स एट इंडस्ट्री लेवल टू क्रिएट अवेयरनेस। तो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, सेलिब्रिटी का भी इसमें रोल रहता है कि वो पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लेवल को अवेयरनेस करे, नॉट फॉर प्रमोटिंग इंडिविजुअल स्कीम। वो किसी पर्टिकुलर आपके किसी पर्टिकुलर AMC को या किसी स्कीम को वो क्या नहीं कर सकते? प्रमोट नहीं कर सकते। एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस क्या है? जैसे स्टैंडर्ड वार्निंग, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द, है ना, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्टेड ऑल द रिस्क, ऑल 14 वर्ड्स, कितने? 14 वर्ड्स।
द रनिंग टाइम शुड बी मिनिमम ऑफ 5 सेकंड, क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। तो ये एडवर्टीजमेंट गाइडलाइन है कि 5 सेकंड मिनिमम होने चाहिए, मिनिमम 5 सेकंड। ऐसा नहीं तुम 1 सेकंड में टक 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 बोल के खत्म कर दो, मिनिमम 5 सेकंड और 14 वर्ड्स, ये आपके स्टैंडर्ड वार्निंग होनी चाहिए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट। Add guidelines, disclosure of performance, point to point return, CAGR of 1 year, CAGR of 3 year, CAGR of 5 year. Since inception to be declared for funds who have been in existence for 3 years, point of point returns to be published on standard investment of 10,000 and also additional benchmark। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न CAGR, कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रिटर्न्स जो होते हैं CAGR ऑफ 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, ये आपको बताना जरूरी है। सिंस इंसेप्शन में बताना जरूरी है। टू बी डिक्लेयर फॉर द फंड्स हु हैव बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर 3 ईयर, जो 3 साल से ज़्यादा उसके लिए। पॉइंट ऑफ पॉइंट रिटर्न टू बी पब्लिश ऑन स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000, 10,000 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न बताना जरूरी है। अब एडिशनल बेंचमार्क क्या हो सकता है उसको देखते हैं एक बार। अब बात करें एडिशनल बेंचमार्क, इक्विटी के लिए सेंसेक्स और निफ्टी, ऑल डेट फंड मैच्योरिटी अप टू 1 साल, 1 साल तक की कोई मैच्योरिटी वाले कोई फंड ईयर तो 1 ईयर और टी बिल। ऑल डेट फंड्स नॉट कवर्ड अबाउट तो 10 ईयर जीसेक। कंजर्वेटिव हाइब्रिड है जिनका डेट लेवल ज़्यादा और इक्विटी लेवल कम है, 10 ईयर जीसेक। दूसरे जो हाइब्रिड फंड्स है सेंसेक्स और निफ्टी। इक्विटी सेविंग फंड्स 10 ईयर जीसेक, और चिल्ड्रन रिटायरमेंट फंड जो सॉल्यूशन फंड्स है दैट इज सेंसेक्स और निफ्टी, इनके ये एडिशनल बेंचमार्क है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे, म्यूचुअल फंड स्कीम शुड यूज टोटल रिटर्न इंडेक्स व्हाइल कंपेयरिंग द रिटर्न्स ऑफ द फंड। म्यूचुअल फंड स्कीम शुड यूज TRI। म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो है वो TRI यूज करती है, टोटल रिटर्न इंडेक्स यूज करती है व्हाइल कंपेयरिंग द रिटर्न्स ऑफ द इंडेक्स। कब? जब वो रिटर्न्स को कंपेयर करती है तब। ठीक है। म्यूचुअल फंड स्कीम कैन नॉट इन्वेस्ट इन यूटिलाइज सिक्योरिटी। म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो होती है कोई स्पेशली स्कीम लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, दैट कैन नॉट इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड सिक्योरिटी। जो कोई लिस्टेड ही नहीं सिक्योरिटी उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, अगर इसको क्यों लेंगे इन्वेस्टर्स का पैसा वो। और प्राइवेटली प्लेसेड सिक्योरिटी, मतलब ऐसा नहीं गुपचुप तरीके से कहीं और पैसा इन्वेस्ट कर दिया। जो कंपनी लिस्टेड है उसी में ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बाय द ग्रुप कंपनीज ऑफ द स्पॉन्सर, बाय द ग्रुप कंपनी स्पॉन्सर, स्पॉन्सर से बनाई हुई जो ग्रुप कंपनी है उसके द्वारा। एंड कैन इन्वेस्ट अप टू 25% ऑफ द नेट एसेट्स इन द ग्रुप कंपनीज ऑफ द स्पॉन्सर। केवल 25% तक पैसा इन्वेस्ट कर सकती है ग्रुप कंपनी और स्पॉन्सर, स्पॉन्सर की ग्रुप कंपनी में। Debt funds shouldn't invest more than 10% of the net assets in debt instrument. This can be extended up to 12% with the approval of trustee, and limits not applicable on government security and T-bills। तो जो डेट फंड्स के अंदर जैसे मान लो किसी ने पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, दैट शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ द नेट एसेट्स इन डेट इंस्ट्रूमेंट। 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, चाहे मनी मार्केट नॉन मनी मार्केट दोनों मिला करके। दिस कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 12%, 12% तक बढ़ा सकते हैं अगर ट्रस्टी उसको अप्रूवल दे दे तो AMC बढ़ा सकती है। और लिमिट नॉट एप्लीकेबल ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड टी बिल, और ये लिमिट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और टी बिल्स के ऊपर नहीं है। इन्वेस्टिंग इन बैंक डिपॉजिट नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ द नेट एसेट बट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 20% विद द अप्रूवल ऑफ द ट्रस्टी। नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ द नेट एसेट, नेट एसेट का 50% ना बढ़ा करके, बट कैन बी एक्सटेंडेड बढ़ा सकते हैं अप टू 20% विद अप्रूवल ऑफ द ट्रस्टी, बैंक डिपॉजिट के अंदर। ठीक है। सेबी रेगुलेशन ऑन इन्वेस्टर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, तो सेबी के क्या
रेगुलेशन है इन्वेस्टर्स के ऊपर, क्या उनके राइट्स है इन्वेस्टर्स के, क्या उनके ऑब्लिगेशंस हैं। द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आर द बेनिफिशियल ऑनर ऑफ द एसेट्स ऑफ द स्कीम। तो किसी भी स्कीम के एसेट्स का बेनिफिशियल ऑनर कौन है? इन्वेस्टर। कैन आस्क फॉर यूनिट सर्टिफिकेट, वो यूनिट सर्टिफिकेट मांग सकता है, विच डिस्क्लोज द नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड बाय द इन्वेस्टर, डजंट डिस्क्लोज करंट वैल्यूएशन। करंट वैल्यूएशन ना डिस्क्लोज करके उसके नंबर ऑफ यूनिट्स को वो डिस्क्लोज कर सकता है। या इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर कैन चेंज द डिस्ट्रीब्यूटर और शिफ्ट टू डायरेक्ट ऑप्शन। या तो एक इन्वेस्टर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर बदल सकता है और दूसरा ऑप्शन है कि वो डायरेक्ट डायरेक्ट ऑप्शन में भी जा सकता है। इन्वेस्टर कैन चेंज द डिस्ट्रीब्यूटर और शिफ्ट टू डायरेक्ट ऑप्शन विदाउट एनओसी, बिना कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिए फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर, जिस डिस्ट्रीब्यूटर के पास में भी था उससे। इन सच केस नो कमीशन वुड बी पे टू द नाइदर न्यू और ओल्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। और ऐसे सब केसेस के अंदर कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा कोई नए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को भी और नए पुराने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को भी। इन्वेस्टर हैज़ राइट, उसके पास अधिकार है टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कर सकता है, ध्यान रख सकता है। ये देख सकता है तो ट्रस्ट डीड, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट है कि नहीं है। कस्टोडियल सर्विस एग्रीमेंट कि कस्टोडियल की सर्विस भी एग्रीमेंटेड है या नहीं है। आरटीए एग्रीमेंट एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एएमसी। और बट विल नॉट हैव एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्स, और जो नहीं देख सकते डॉक्यूमेंट्स वो कौन से, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है और स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो कैसे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं और कैसे उनकी स्ट्रेटेजी रहती है। देखो जो जान सकता है वो तो ये रहे, और जो नहीं जान सकता वो भी है। तो आपको दोनों चीज़ पता होना चाहिए कि वो क्या बता सकते हैं और क्या नहीं बता सकते। एक इन्वेस्टर जो होता है ना, दैट कैन प्लेज म्यूचुअल फंड यूनिट्स को वो प्लेज भी कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, उधार दे सकते हैं दूसरों को, उसके बदले पैसा ले सकते हैं। उसको बोलते हैं प्लेज करना। टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, क्लियरेंस लाने के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम आर एक्सपेक्टेड टू डिस्क्लोज डेली ट्रांजेक्शन्स इनटू डेट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटी विद टाइम लैग ऑफ 15 डे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम जो होती है ना, दैट आर एक्सपेक्ट टू डिस्क्लोज डेली ट्रांजेक्शन इनटू, तो डेली ट्रांजेक्शन जो करती है किसमें, डेट और मनी मार्केट में, विद अ टाइम लेग ऑफ 15 डे। ट्रांजेक्शन तो डेली करेगी बट विद अ टाइम लेग ऑफ 15 डेज। सेबी कंप्लेंट रेड्रेस सिस्टम, स्कोर्स। ये स्कोर्स क्या है पूछ लेते तो स्कोर्स क्या काम करता है, तो ये आपका एक सेंट्रलाइज ग्रीवेंस रिडर्सल सिस्टम, मतलब शिकायत क्या है आपकी, सेबी के द्वारा शिकायत का उन्होंने एक बना रखा है, उन्होंने सेंटर बना रखा है, एक डेस्क बना रखा है। सेबी कंप्लेंट्स रेड्रेस सिस्टम स्कोर्स, सेबी कंप्लेंट रेड्रेस सिस्टम, www.scores.gov.in, a centralized grievance redressal system। ठीक है। आरबीआई रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड्स इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। आरबीआई क्या कर सकती है, रेगुलेट्स कर सकती है म्यूचुअल फंड्स को फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस के अंदर। म्यूचुअल फंड्स will have to adhere to guidelines with respect to investment in money markets and government bonds. RBI is regulatory for money market and gold bond markets. Mutual funds will have to adhere to the guideline with respect to the investment in money market and government bonds. RBI is the regulator for money market and government bond market. Investment done by the qualified foreign investor, QFIs and Indian mutual funds investing outside India, etc. RBI regulates sponsor of the bank promoted mutual funds.
Mutual funds would also have to adhere to listing guidelines laid down by stock exchange since mutual fund scheme are listed traded in there. स्टॉक एक्सचेंजेस जो है दैट आर द सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन. स्टॉक एक्सचेंज अपने आप में खुद ही एसआरओ है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. एमफी एसोसिएशन मतलब एक ग्रुप है म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का, दैट इज कॉल्ड एमफी. ये क्या एक इंडस्ट्री बॉडी है एएमसी की इंडिया के अंदर. क्या करने के लिए? टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. एंड एमफी इज नॉट एन एसआरओ. यहाँ पे एमफी एसआरओ नहीं है. यहाँ एमफी क्या करती है? वही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, वही प्रमोट करने का काम करती है, प्रमोशन करने का काम करती है. एमफी इशूज एसीई बोलते एमफी कोड ऑफ एथिक्स, एमफी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर द इंटरमीडियरीज. अग्नि, तो ये अग्नि भी आपका और एसी आपको दोनों ध्यान रखने पड़ते हैं. ये है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए या इंटरमीडियरीज के लिए. एमफी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स, एमफी गाइडलाइन एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडियरीज. और एसी एमफी कोड ऑफ एथिक्स. एसी सेट आउट एक्सप्लिसिट स्टैंडर्ड फॉर द एएमसी एंड ट्रस्टी. तो एसी जो है एमफी कोड ऑफ एथिक्स वो सेट आउट करती है एक्सप्लिसिट स्टैंडर्ड फॉर एएमसी और ट्रस्टी दोनों के लिए. एमफी कोड ऑफ एथिक्स क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस तरह से. ये एमफी, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं. एसी और अग्नि की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं. एमफी किसकी? एमफी का मतलब फुल फॉर्म क्या होगा? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया. एसी क्या है? एमफी कोड ऑफ एथिक्स. और अग्नि क्या है? तो एमफी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडियरीज. इंटरमीडियरी मतलब जो बीच में होते हैं, इन्वेस्टर और एएमसी के बीच में, डिस्ट्रीब्यूटर, इनके लिए जो गाइडलाइन एमफी जो जारी करता है उसको बोलते हैं अपन अग्नि. और कोड ऑफ एथिक्स जो है वो है ये एसीई हो गया. अब एसी जो है एमफी कोड ऑफ एथिक्स सेट आउट एक्सप्लिसिट स्टैंडर्ड फॉर एएमसी एंड ट्रस्टी. ये जो कोड ऑफ एथिक्स जो जारी करता है वो किसके लिए जारी करता है? दैट आउट प्रैक्टिस स्टैंडर्ड फॉर एएमसी और ट्रस्टी के लिए. ठीक है. तो एसी जारी कर रहा है वो किसके लिए? एएमसी एंड ट्रस्टी के लिए. एसीई सेट्स स्टैंडर्ड. एसी स्टैंडर्ड सेट करता है फॉर गुड प्रैक्टिसेस, एक अच्छे गुड प्रैक्टिसेस के लिए, मतलब कि एक ट्रांसपेरेंसी के लिए. किसके लिए करता है? टू बी फॉलोड बाय द एएमसी. एएमसी के लिए जारी करता है इन ऑपरेशंस एंड डीलिंग विद इन्वेस्टर्स. एसीई स्पेसिफाइज्ड, एसीई स्पेसिफाइड है 5th शेड्यूल ऑफ द सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन एक्ट. क्वेश्चन अगर आ जाए कि एसी कहाँ स्पेसिफाइड है तो 5th शेड्यूल में है सेबी के म्यूचुअल फंड रेगुलेशन एक्ट में. ACE and Agni. ACE and Agni have been recommended by MFI and mandated by SEBI. ACE and Agni has been recommended. अब ACE अग्नि को रिकमेंड किसने किया? एमफी ने. और मैंडेट कौन करता है? सेबी. एमफी कोड ऑफ एथिक्स और अग्नि एमफी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडियरीज. अग्नि सेट्स कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडियरीज लाइक, एक तो इंडिविजुअल एजेंट्स हो गए, कोई ब्रोकर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज हो गई, या बैंक्स जो एंगेज है म्यूचुअल फंड सेलिंग प्रोडक्ट्स में. इंटरमीडियरीज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जिसके बारे में बात करें, इंटरमीडियरीज हैज़ राइट ऑफ अपील टू एमफी. ठीक है, उसके पास राइट्स है कि वो अपील कर सके एमफी के पास. कब? इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट बाय इंटरमीडियरी एंड एमफी कैन इनिशिएट द फॉलोइंग. अगर ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब ब्रीच का मतलब ये हो गया कि कोई कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया बाय इंटरमीडियरी. अब इंटरमीडियरी इंडिविजुअल एजेंट हो, ब्रोकर्स हो, डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज हो, बैंक्स हो जो म्यूचुअल फंड सेल करती है. तो क्या होता है कि एमफी एक इनिशिएट कर सकती है क्या? राइट टू इंटरमीडियरी. पहले वो इंटरमीडियरी को लिखेगी एंड सीक एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन मांगेगी विद इन 3 वीक्स, 3 सप्ताह के अंदर उसको एक्सप्लेनेशन देना है.
इफ़ द एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट रिसीव्ड, यदि एक्सप्लेनेशन जो मांगा वो नहीं मिला, या मिला तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, सेटिस्फेक्शन वाला नहीं है, तो एमफी कैन इशू अ वार्निंग लेटर। तो एमफी जो है वो एक वार्निंग लेटर जारी कर सकता है। सबसिक्वेंट वॉल्यूशन विल लीड कैंसिलेशन ऑफ एमफी रजिस्ट्रेशन, और वो ये जारी कर सकता है कि अगर ये वॉल्यूशन सबसिक्वेंट रहा तो दैट विल लीड हो जाएगा कैंसिलेशन ऑफ एमफी रजिस्ट्रेशन। तो एमफी रजिस्ट्रेशन आपका जो है वो कैंसिलेशन हो जाएगा। प्रूवन सेकंड वॉल्यूशन, अगर ये वाला क्वेश्चन इस तरह से अगर आता है तो कई बार ऐसा क्वेश्चन देखा भी होगा आपने, कई बार अगर आपने एमसीक्यू मॉक टेस्ट वगैरह दिए होंगे इस तरह से कि अगर सेकंड वॉल्यूशन अगर प्रूव हो गया दैट विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ एमपी रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ पर एमपी रजिस्ट्रेशन कैंसिल ही हो जाता है एंड द सेम विल इनिशिएट टू द अदर एमसीज, है ना। इंटीमेट टू अदर एमसीज में तो दूसरों को भी ये जानकारी दे दी जाती है। अब आगे बात करते हैं म्यूचुअल फंड एनएफओ के बारे में। A mutual fund NFO remains open for a maximum of 15 days। 15 days तक ये ओपन रहता है। The new scheme should allot the units within 5 days of the closure of the NFO। ठीक है, विथिन 5 दिन जो क्लोजर ऑफ NFO रहता है उसके दिन इसको ये यूनिट्स अलॉट कर दी जाती है। अकाउंट स्टेटमेंट टू बी सेंड टू द इन्वेस्टर विथिन 5 डे, और उसका जो स्टेटमेंट होता है वो इन्वेस्टर को 5 दिन के अंदर अंदर भेज दी जाती है। फॉर ऑनगोइंग म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन अकाउंट स्टेटमेंट टू बी सेंड विदिन 10 डेज ऑफ द ट्रांजेक्शन। ठीक है, फॉर ऑनगोइंग म्यूचुअल ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो अकाउंट स्टेटमेंट टू बी सेंड विदिन 10 डेज ऑफ ट्रांजेक्शन, तो 10 दिन के अंदर भेज दी जाती है अकाउंट स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर ऑन गोइंग म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन, अगर कोई ऑन गोइंग है तो चल रहा हो तो ELSS एंड RGES फंड एनएफओ कुड बी ओपन फॉर 30 डे। जो ELSS और ये जो RGESS फंड होते हैं ना, ये 30 दिन तक ओपन रहते हैं। द रिडेम्पशन प्रोसीड टू बी सेंड विद इन 10 दिन। ठीक है, जो रिडेम्पशन जो होता है इसके अंदर जो होता है वो कितना प्रोसीड कर सकता है विद इन 10 दिन तक तो उसके लग ही जाते हैं। डिविडेंड वारंट टू बी सेंड विद इन 30 डे। डिविडेंड का जो वारंट है वो 30 दिन का टाइम मिलता है टू बी सेंट। ठीक है, इन केस ऑफ डिले इन रिडेम्पशन प्रोसीड, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे डिविडेंड वारंट। डिविडेंड वारंट कितने दिन में दिया जाता है तो 30 दिन में। रिडेम्पशन प्रोसीड होता है 10 दिन में। ELS और RGC फंड ओपन होता है 30 दिन के लिए, और NFO जो रहता है मैक्सिमम 15 दिन, केवल ELSS और RGCSS के अलावा। ठीक है, अब देखते हैं अपन डोरमेंट इन्वेस्टर। डोरमेंट इन्वेस्टर वो होता है कि जो बिल्कुल साइलेंट रहता है, डोरमेंट रहता है। इन केस ऑफ डिले इन रिडेम्पशन प्रोसीड ऑफ डिविडेंड वारंट, अगर मान लो लेट सपोज रिडेम्पशन जो है किसी कारण से डिले हो गया, रिडेम्पशन प्रोसीड्स डिले हो गया या डिविडेंड वारंट डिले हो गया, द AMC विल हैव टू पे 15% पैनल इंटरेस्ट। उसको एज ए पैनल इंटरेस्ट 15% उसको देना पड़ता है। इंटरेस्ट कैन नॉट बी चार्ज टू द स्कीम, और ये इंटरेस्ट है ये दैट कैन नॉट बी चार्ज टू द स्कीम, इट विल हैव टू बॉन्ड बाय द AMC। ठीक है, इट विल हैव टू बॉन्ड बाय द AMC, ये स्कीम चार्ज नहीं करेगा, ये AMC फिर बॉन्ड करेगी। डॉर्मेंट इन्वेस्टर रिसीव द अपडेट अकाउंट स्टेटमेंट वंस इन 6 मंथ। अगर क्वेश्चन पूछ ले तो कोई डॉर्मेंट इन्वेस्टर है जो हमेशा इन्वेस्टेड नहीं कर रहा, तो उसको भी अपडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट मिलेगा वंस इन 6 मंथ्स, 6 महीने में एक बार के लिए। कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट टू बी सेंड टू द इन्वेस्टर्स मंथली, और कोई अगर कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट मतलब कि अगर कोई कंसोलिडेटेड अगर इन्वेस्टमेंट करा था दैट इज सेंड टू द इन्वेस्टर मंथली। द डेडलाइन इज स्टेटमेंट ऑफ द करंट मंथ सेंड टू द इन्वेस्टर बाय द 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और उसकी डेडलाइन क्या है, स्टेटमेंट ऑफ द करंट मंथ जो रहेगी वो क्या है, टू द इन्वेस्टर बाय द नेक्स्ट बाय 10th मंथ ऑफ द नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे अगर अपन बात करें NAV की, तो NAV इज टू बी डिस्क्लोज्ड ऑन एमफी वेबसाइट बाय 9 PM एवरी बिजनेस डे। तो अगर अपन देखें कि NAV कब डिस्क्लोज होती है, तो NAV डिस्क्लोज होती है एमफी की वेबसाइट पे कितने बजे, बाय 9 PM एवरी बिजनेस डे। जिस दिन भी फंड ओपन होता है, जिस दिन वर्किंग डे होता है या बिजनेस डे होता है, उस दिन रात को 9 बजे ये जो है वो NAV डिस्क्लोज हो जाती है एमफी वेबसाइट्स पे। एंड फंड ऑफ फंड जो होता है, द फंड ऑफ फंड्स टू डिक्लेयर द NAV बाय 10 AM नेक्स्ट बिजनेस डे। फंड ऑफ फंड्स जो होती है वो अपना NAV डिक्लेयर करती है अगले दिन सुबह 10 बजे, जबकि बाकी जो होती है वो 9 PM एवरी बिजनेस डे को डिक्लेयर कर देती है। NAV इज राउंड ऑफ टू द 2 डेसिमल फॉर ऑल स्कीम। हर सारे स्कीम्स के लिए 2 डेसिमल तक NAV जो होती है वो डिक्लेयर की जाती है। एंड टू द 4 डेसिमल फॉर द लिक्विड स्कीम, केवल लिक्विड स्कीम के लिए 4 डेसिमल तक जो है ये NAV डिस्क्लोज होती है। NAV फॉर द लिक्विड फंड इज कंप्यूटेड एवरी कैलेंडर डे। जो लिक्विड फंड्स के लिए जो NAV होती है वो रोज़ एवरी कैलेंडर डे जो होता है ना, उस दिन ये
जारी होती है। म्यूचुअल फंड टू डिस्क्लोज डिटेल पोर्टफोलियो इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एवरी 6 मंथ। और जो म्यूचुअल फंड्स है ना, इसके लिए पूरा पूरा जो पोर्टफोलियो है वो प्रिस्क्राइब करेगा हर 6 महीने के अंदर में। वॉलंटियर पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर टू द यूनिट होल्डर शुड बी डन एवरी मंथ थ्रू द फैक्ट शीट। और जो वॉलंटियर पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर होता है यूनिट होल्डर के लिए किया जाना चाहिए एवरी मंथ। मतलब फैक्ट शीट जो जारी होती है वो कब जारी होती है? एवरी मंथ जारी होती है। फैक्ट शीट के लिए क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो आप बता सकते हो फैक्ट शीट कब जारी होती है? तो एवरी मंथ। Debt fund shouldn't invest more than 10% of the net assets on securities issued by single issuer and shouldn't invest more than 50% of the net assets in bank deposit। तो जो डेट फंड्स होते हैं उनके लिए ऐसा है कि डेट शुडेंट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ नेट एसेट्स ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय सिंगल इशूअर। मतलब सिंगल इशूअर के ऊपर जो है वो 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और बैंक डिपॉजिट की बात करें तो मोर देन 15%। इक्विटी फंड शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ द नेट एसेट इन इक्विटी शेयर ऑफ वन कंपनी। और इक्विटी फंड की बात करें तो डेट शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ द नेट एसेट इन इक्विटी शेयर ऑफ वन कंपनी। एक कंपनी की इक्विटी शेयर में डिपेंड जो है वो नहीं करते हैं। जबकि डेट में क्या होता है कि सिंगल इश्यूअर के अंदर 10% ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। और बैंक डिपॉजिट के अंदर 15% से ज़्यादा नहीं करते हैं। स्कीम वाइज एनुअल रिपोर्ट टू बी मेल टू द ऑल यूनिट होल्डर। तो स्कीम वाइज अगर कोई एनुअल रिपोर्ट है तो उसको मेल की जाती है यूनिट होल्डर को। पहले तो ये जो है कई बार डाक के थ्रू आता था, इस वजह से अब आजकल तो ये सब चीज़ें मेल पे आती है यूनिट होल्डर की। इन्वेस्टर्स कैन नॉट स्यू एनी वन ऑफ द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द फंड। इन्वेस्टर कैन नॉट स्यू एनी वन ऑफ द एनी वन फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द फंड। कैन नॉट sue द ट्रस्ट बिकॉज इट इज़ एन नॉशनल एंटिटी। कैन नॉट sue द ट्रस्ट बिकॉज इट्स नॉशनल एंटिटी, है ना। टर्मिनेशन और वाइंडिंग अप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम या एएमसी बाय यूनिट होल्डर नीड्स रिजोल्यूशन बाय यूनिट होल्डर एटलीस्ट 75% ऑफ द एसेट्स ऑफ इन द स्कीम। मतलब एक स्कीम के अंदर जो 75% जो होल्डर्स हैं, ठीक है, अगर वो चाहें तो टर्मिनेशन हो सकता है, वाइंड अप हो सकता है म्यूचुअल फंड स्कीम का या एएमसीज का। टर्मिनेशन और वाइंड अप बाय ट्रस्टी नीड कंसेंट ऑफ यूनिट होल्डर। अगर ट्रस्टी जो है वो टर्मिनेट करती है, ठीक है, तो उसको कंसेंट चाहिए यूनिट होल्डर्स का। चेंज इन स्पॉन्सर और एएमसी मस्ट प्रोवाइड ऑप्शन टू रिडीम विदाउट एग्जिट लॉर, ठीक है। अगर चेंज इन स्पॉन्सर और एएमसी मस्ट प्रोवाइड ऑप्शन, तो अगर मान लो स्पॉन्सर चेंज हो जाता है या एएमसी चेंज हो जाती है तो एक ऑप्शन दिया जाता है कि रिडीम किया जाए विदाउट एग्जिट लोड, बिना एग्जिट लोड के। इन केस ऑफ अनक्लेम फंड, अगर कोई अनक्लेम फंड है, बिना क्लेम किए फंड, इफ द इन्वेस्टर क्लेम द मनी विद इन 3 ईयर, इन सच केस एएमसी विल हैव टू पे बेस्ड ऑन करंट प्रिवेलिंग एनएवी, ठीक है। अनक्लेम फंड मतलब कि बिना पहले जानकारी के, अगर जो मान लो कोई इन्वेस्टर 3 साल से पहले कोई क्लेम करता है तो एएमसी उसको पैसा देगी करंट प्रिवेलिंग एनएवी के अकॉर्डिंग। इफ द इन्वेस्टर क्लेम द मनी आफ्टर 3 ईयर द पेमेंट इज बेस्ड ऑन द एनएवी एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर, ठीक है। और 3 साल के बाद है तो थर्ड ईयर की जो एंड में जो एनएवी रहेगी उसके अकॉर्डिंग उसको क्लेम दिया जाएगा। अब अपन आ गए हैं चैप्टर नंबर 5 में आ गए हैं। स्कीम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या स्कीम डॉक्यूमेंट जिसकी बात करते हैं। द म्यूचुअल फंड स्कीम इज ऑफर्ड थ्रू लीगल डॉक्यूमेंट कॉल्ड ऑफर डॉक्यूमेंट। एक जो म्यूचुअल फंड स्कीम होता है ना वो ऑफर की जाती है एक लीगल डॉक्यूमेंट के द्वारा, उसको बोलते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आर रन बाय प्रिंसिपल कैवेट एम्प्टर और बायर बिहेवियर, ठीक है। तो मतलब ये है कि ऐसा कई बार पूछ लिया जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने कहीं देखा भी होगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कि इन्वेस्टमेंट जो प्रोडक्ट्स है वो आर रन बाय प्रिंसिपल केविएट एम्प्टर। तो पूछ लेते व्हाट इज केविएट एम्प्टर, तो केविएट एम्प्टर मतलब बायर बिहेवियर, खरीदने वाला जागरूक रहे ना कि बेचने वाला। कई बार क्वेश्चन आता है दोनों, कई बार आता है बायर बी अवेयर या आता है कि सेलर बी अवेयर। तो आपको केविएट एम्प्टर में ध्यान रखना है कि जो बायर बिहेवियर होता है केविएट एम्प्टर में, इफ सेबी doesn't revert with modification within 21 days from the filing the document, the AMC can lodge the scheme in the market। अगर सेबी जब हमने एनएफओ के अंदर हमने जो मान लो फाइल अप करी है
अगर फाइल अप देने के बाद में अगर सेबी डजंट रिवर्ट विद द मॉडिफिकेशन विद इन 21 डे फ्रॉम द फाइलिंग द डॉक्यूमेंट, मैंने कोई ऑफर डॉक्यूमेंट जो मैंने जमा करा है सेबी को, अगर वो 21 दिन के अंदर मुझे मॉडिफाई के लिए नहीं बोलता है, द एएमसी कैन लॉन्च द स्कीम इन द मार्केट, तो वो एएमसी जो है वो अपना मार्केट में जो है स्कीम लॉन्च कर सकती है। ठीक है, क्योंकि सेबी डजंट अप्रूव और डिसअप्रूव, ना तो सेबी अप्रूव करती है ना डिसअप्रूव कर दी स्कीम डॉक्यूमेंट्स को, इट जस्ट गिव इट्स ऑब्जर्वेशन, वो अपना क्या ऑब्जर्वेशन देती है, स्कीम डॉक्यूमेंट्स आर जस्ट वेटेड बाय सेबी नॉट अप्रूव, स्कीम डॉक्यूमेंट्स जस्ट वेटेड बाय सेबी, इसको वो वेट कराती है, अप्रूव नहीं करती है। ऑफर डॉक्यूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ द डिटेल्स, कौन सा ऑफर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डिटेल्स होती है, स्पॉन्सर की डिटेल्स होती है, ट्रस्टी की डिटेल्स होती है, एएमसी और स्कीम के बारे में होता है। ठीक है, एएमसी डिटेल्स ऑफ की पर्सनल डिटेल्स ऑफ की पर्सनल, उसके कंस्टिट्यूट्स, कंडेंस्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ स्कीम लॉन्च इन लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, वो बताती है कि लास्ट 3 फाइनेंशियल में कौन कौन से आपने स्कीम लॉन्च करी थी, स्कीम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, उसका रिस्क फैक्टर क्या है और फीस और एक्सपेंसेस क्या है, उसके बारे में वो चीज़ बताती है ऑफर डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ऑफर डॉक्यूमेंट्स हैज़ बिन स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन साई एंड स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड, सीड और साई के अंदर ऑफर डॉक्यूमेंट को स्प्लिट किया गया है। ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स है, बोथ दी डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर बेस्ड ऑन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेबी, ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स है ये जस्ट बोथ दीज आर द प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेबी, सेबी ने जो फॉर्मेट दिया उसके अकॉर्डिंग ये प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं द इन्फॉर्मेशन लाइक डिटेल्स ऑफ स्पॉन्सर, स्पॉन्सर की डिटेल्स होगी, ट्रस्टी की डिटेल्स होगी, एएमसी की डिटेल्स होगी, इज कॉमन फॉर ऑल द स्कीम, सभी स्कीम्स के लिए कॉमन है, चाहे एएमसी की डिटेल्स है, ट्रस्टी की डिटेल्स है, स्पॉन्सर की डिटेल्स, सो दैट हैव बीन पुट अंडर द वन डॉक्यूमेंट कॉल्ड साइन। ठीक है, साइन के अंदर इसको अपन रखते हैं किसको, स्पॉन्सर, ट्रस्टी, एएमसी की डिटेल को, कि जितनी स्कीम लॉन्च करूँगा सबके अंदर ये चीज़ कॉमन ही रहेगी साइन, तो इसलिए लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ एएमसी इज गिवन इन साई, तो अब पिछले 3 साल का जो परफॉर्मेंस क्या रही स्कीम की, वो सब एएमसी जो होगी वो किस में देगी, साई में देगी, क्योंकि साई जो है वो कॉमन डॉक्यूमेंट है सभी स्कीम्स के लिए फॉर ऑल स्कीम ऑफर्ड, बट टेक्निकली अगर देखें तो साई इज़ अ पार्ट ऑफ सिड, साई जो है वो सिड का पार्ट है। ठीक है, आप समझिए होगा साई सिड के बारे में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो फंडामेंट जो ऑफर डॉक्यूमेंट के दोनों टाइप्स होते हैं, साई मतलब स्टेटमेंट है किसका, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, और सिड क्या है, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, मुझे कोई स्कीम लॉन्च कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं सिड बना रहा हूँ, हर स्कीम के लिए सिड अलग अलग रहेगी, लेकिन जो डिटेल्स ऑफ ट्रस्टी स्पॉन्सर है वो साई के अंदर आएगा, वो सब में कॉमन रहेगी। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक टू द स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एसआईडी, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो है उसको सिड बोलेंगे, वो हर स्कीम की क्या रहेगी, स्पेसिफिक रहेगी। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हर फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अलग रहेगा, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड, एलिजिबल इन्वेस्टर कौन कौन से इन्वेस्टर एलिजिबल रहेंगे, उनके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे, उनके रिस्कोमीटर क्या क्या रहेंगे, ये सब चीज़ें। एसेट्स एलोकेशन क्या रहेगा, बेंचमार्क ऑफ द फंड, फंड का बेंचमार्क किसके अकॉर्डिंग बेंचमार्क रहेगा फंड का, द डिटेल्स विच आर स्पेसिफिक टू द फंड, और डिटेल्स विच आर स्पेसिफिक टू द फंड, उस फंड से रिलेटेड क्या क्या डिटेल्स वो सब, दीज ऑल आर कवर इन द सेड स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। एसआईडी गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट हु कैन एंड हु कैन नॉट इन्वेस्ट इन द स्कीम, और उसके अलावा भी एसआईडी ये डिटेल्स देती है स्कीम के बारे में, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के अंदर, कि कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है और कौन इन्वेस्ट नहीं कर सकता। डिस्कोमेटर दिया जाता है टू प्रिंट ऑन द फेस ऑफ द एसआईडी, जब एसआईडी जब दिया जाता है तो उसके जस्ट फ्रंट पेज के ऊपर दिया जाता है कि इसका डिस्कोमेटर कितना है, हाई है, लो है, या जैसा भी है, जैसे वेरी हाई है या हाई है, मॉडरेट हाई है, मॉडरेट है, लो टू मॉडरेट है, या लो है। ठीक है, अब उसको याद करने का तरीका देखो, ऐसे मॉडरेट से इधर मॉडरेट हाई, मॉडरेट से इधर लो टू मॉडरेट। ठीक है, आगे समझ में, मॉडरेट से इधर मॉडरेट हाई, मॉडरेट से इधर मॉडरेट लो, तो इधर क्या आ गया लो, इधर क्या आ गया हाई, और हाई से ऊपर क्या आ जाएगा वेरी हाई। तो याद करने का तरीका, लो, फिर मॉडरेट लो, फिर मॉडरेट हाई, हाई और वेरी हाई। नेक्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्कीम, स्कीम के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स क्या करेंगे, तो टाइप्स ऑफ द स्कीम, ओपन है कि क्लोज है, इक्विटी है कि डेट है कि हाइब्रिड है, इन्वेस्टमेंट, ये हो गया टाइप्स ऑफ स्कीम।
फिर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में बात करेंगे कि वो ग्रोथ वाली स्कीम है, इनकम जनरेशन देने वाली स्कीम है, या दोनों ही है, या एसेट्स अलोकेशन है। ठीक है, तो ये एसेट अलोकेशन क्या रहेगा, वो ये इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा इसका। फिर आगे बात करते हैं टर्म्स ऑफ इशू। टर्म्स ऑफ इशू, लिक्विडिटी प्रोविजन, एग्रीगेटेड फीस एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि इसके लिक्विडिटी क्या प्रोविजंस है, एग्रीगेटेड फीसेस क्या रहेगी और एक्सपेंसेस क्या क्या रहेंगे। एवरी टाइम, हर एक बार, ए न्यू स्कीम इज लॉन्च, एएमसी विल हैव टू पब्लिश ओनली एसआईडी। जो जब भी अगर आप मान लो अगर एएमसी कोई स्कीम लॉन्च करेगी तो केवल एसआईडी को पब्लिश करना होता है, वन कॉमन एसएआई। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज प्रिंटेड फॉर ऑल स्कीम ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो साइन तो हमेशा क्या है, वही चीज़ रहेगी, क्योंकि साइन इज अ पार्ट ऑफ सिड, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएआई प्रोवाइड्स द डिटेल्स ऑफ, अब जो साइन है ना वो क्या करेगा, डिटेल्स प्रोवाइड करेगा किसकी, स्पॉन्सर की, एएमसी की, ट्रस्टीज़ की एंड अदर कंस्टिट्यूंट जो उसके अंदर होते हैं उन सब की, और वो सब हर बार वो कॉमन ही रहेगा। कंडेंस्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, स्कीम लॉन्चेस इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, राइट्स ऑफ द यूनिट होल्डर, इन्वेस्टर वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस। तो कंडेंस्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, स्कीम लॉन्च इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, राइट्स ऑफ द यूनिट होल्डर, इन्वेस्टर वैल्यूएशन नॉर्म एंड इन्वेस्टर ग्रीवेंस। ये सब किस में रहेंगे, स्कीम स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि लास्ट 3 साल में कौन सी स्कीम लॉन्च हुई, इन्वेस्टर ग्रीवेंस क्या क्या इन्वेस्टर की शिकायत आई थी, इन्वेस्टर वैल्यूएशन नॉर्म्स क्या हैं, और क्या क्या यूनिट होल्डर्स के राइट्स हैं, क्या कंडेंस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं अपन किम के बारे में। की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर स्पेसिफिकली ध्यान रह जाएगा आपको कि ये आपका समरी है दोनों की। किम इज़ अ समरी ऑफ साई एंड सिड। साई और सिड की जो समरी है वो किस में आएगा, किम में आएगा। किम वुड कंसिस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑफ एएमसी, म्यूचुअल फंड्स, ट्रस्टी, फंड मैनेजर, इशू डेट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। ठीक है, तो किम वुड कंसिस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑफ एएमसी, म्यूचुअल फंड्स, फंड मैनेजर, इशू डेट, opening and closing dates, investment objective of the scheme. The application form is found attached to the KIM. और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किसके साथ लगता है, सॉरी, एप्लीकेशन फॉर्म इज फाउंड अटैच टू द किम, किम के साथ रहेगी। साइन सीड एंड किम नीड्स टू बी अपडेटेड पीरियडिकली, इसको हमेशा पीरियडिकली जो है उसको अपडेट करना पड़ता है। एनी इंटरम चेंजेस आर अपडेटेड वाया एडेंडम, और अगर मान लो कुछ चेंज करना हो बीच में तो उसको एडेंडम के द्वारा चेंज अपडेट किया जा सकता है। एडेंडम क्या है, इज अ पार्ट ऑफ ए स्कीम डॉक्यूमेंट। एडेंडम जो है वो क्या है, एक स्कीम डॉक्यूमेंट्स का पार्ट है। अपडेशन ऑफ एसआईडी, सिड के बारे में बात करते हैं। ओपन एंडेड एंड इंटरवल स्कीम, 10 सिड के बारे में बात कर लेते हैं। सिड का अपडेशन अपने देखा भी क्या होता है, ओपन एंडेड होता है, इंटरवल्स होता है, स्कीम्स होता है। ठीक है, अपडेशन ऑफ एसआईडी, ओपन एंडेड, इंटरवल स्कीम। एसआईडी अपडेट होता है विद इन नेक्स्ट 6 मंथ। ओपन एंडेड एंड इंटरवल स्कीम्स, द एसआईडी शेल बी अपडेटेड, एसआईडी अपडेटेड किया जाता है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ और या फिर सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ऑन ongoing basis SID is updated since once in 6 month। तो सिड जो होता है वो 6 महीने में अपडेट होता है। ऑन गोइंग बेसिस SID is updated once in 6 month, 6 महीने में एक बार अपडेट होता है। दिस अपडेशन नीड्स टू बी कंप्लीटेड विद इन अ मंथ, और ये अपडेशन नीड आवश्यक है टू द कंप्लीटेड किया जाए 1 महीने के अंदर अंदर। किम शेल बी अपडेटेड एटलीस्ट वंस इन हाफ ईयर विद इन अ मंथ। किम को भी अपडेटेड किया जाता है वंस इन हाफ ईयर, वही 6 महीने में, और 1 महीने के अंदर उसको अपडेट कर दिया जाता है। SAI टू बी अपडेटेड बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। और SAI जो है दैट साइन टू बी अपडेटेड बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स एवरी फाइनेंशियल ईयर। हर फाइनेंशियल ईयर में बाय द एंड ऑफ 3 महीने के अंदर अंदर उसको अपडेट कर दिया जाता है। फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर अपडेटेड बाय द एंड ऑफ 3 मंथ। ओके, डन। नेक्स्ट चलते आगे।
Scheme documents only provided mandatory information that helps a prospective investors to make informed decision, but existing investor may not find any of that information in scheme documents. तो जो scheme documents है that only provide mandatory information that helps a prospective investors to make informed decision, but existing investor might not find any of that information in scheme document. तो स्कीम डॉक्यूमेंट जैसे एसआईडी दैट ओनली प्रोवाइड मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन, जो जो काम की इन्फॉर्मेशन बस केवल वही प्रोवाइड करेगा जो हेल्प करेगा इन्वेस्टर्स को डिसीजन लेने के लिए। लेकिन जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है जो पहले से ही इन्वेस्टिंग करता है दैट माइट नॉट फाइंड एनी ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन इन स्कीम डॉक्यूमेंट। ठीक है, वो ऑलरेडी इन्वेस्टर वो कुछ ऐसा फाइंड नहीं कर पाएगा। करंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट क्या है, उससे कैसे पता चलेगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू क्या है? तो इन्वेस्टर्स के द्वारा जो नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड बाय द इन्वेस्टर के द्वारा कितनी यूनिट्स होल्ड कर रखी है और उसको अन्य से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं बात करूँ TER, टोटल डिस्क्लोज TER ऑन डेली बेसिस इज AMC एंड एमफे वेबसाइट। तो डिस्क्लोज TER ऑन डेली बेसिस, तो TER डेली बेसिस पे डिस्क्लोज किया जाता है AMC और AMC वेबसाइट्स पे। ठीक है, any change in the base TER to be communicated to the investor via email, SMS at least 3 working day prior to the effecting such changes। अगर कोई चेंज करना हो, एनी चेंज इन बेस TER के बेस में अगर कोई चेंज करना हो तो वो इन्वेस्टर से कम्युनिकेट करेगा या तो ईमेल SMS के द्वारा एटलीस्ट 3 वर्किंग डे प्रायर, मतलब बिफोर टू द इफेक्टिंग सच चेंज, इफेक्ट होने के 3 दिन पहले। ऑल AMC मस्ट पब्लिश स्कीम वाइज डैशबोर्ड। तो जितनी भी AMC वो क्या करती है, पब्लिश करती है स्कीम वाइज डैशबोर्ड को। ठीक है, स्कीम वाइज डैशबोर्ड को क्या करती है, ऑल AMC पब्लिश करती है। ऑल द डिटेल्स ऑफ द स्कीम टू बी प्रोवाइडेड, जो ऑल द डिटेल्स ऑफ द स्कीम टू बी प्रोवाइडेड, जिसमें सारी की सारी जो चीज़ें स्कीम्स की जो डिटेल्स होती है वो सब प्रोवाइड कर दी जाती है। कहाँ पे? उसके डैशबोर्ड पे, स्कीम वाइज डैशबोर्ड पे। म्यूचुअल फंड स्कीम शेल डिस्क्लोज द पोर्टफोलियो एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ और हाफ ईयरली। म्यूचुअल फंड स्कीम जो होती है वो क्या करती है, डिस्क्लोज करती है पोर्टफोलियो कब? लास्ट डे ऑफ द मंथ या हाफ ईयरली इन द AMC और एमफे वेबसाइट विद इन 10 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ द मंथ और हाफ ईयरली, 10 दिन पहले या तो 6 महीने में या हाफ ईयरली में। इन केस ऑफ डेट फंड की अगर बात करें तो पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर डन वंस इन फोर्टनाइटली, मतलब फोर्टनाइटली मतलब हो गया 15 दिन में एक बार। दिस इज डन विद इन 5 days ऑफ द एवरी फोर्टनाइट। ठीक है, और ये 5 दिन के अंदर अंदर उसको करना पड़ता है। अगर मैं बात करूँ हाफ ईयरली अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, ऐसे ऑडिट जो ऑडिट मतलब ऐसे जो अनऑडिटेड है फाइनेंशियल रिजल्ट हाफ ईयरली जो है of the AMC to be published, half yearly unaudited financial result of the AMC to be published, advertised in one English national daily and local language where the head office of the fund located, advertised in one English national daily and local language where the head office of the fund located, annual reports to the published in AMC and MF websites and advertise, the same needs to be sent to the investor via email within 4 months of the closure of the fin year, the same needs to be sent to the investors via email within 4 months of the closure of the fin year। तो यहाँ पे अपन क्या बात कर रहे थे अभी कि जो हाफ ईयरली अनऑडिटेड फाइनेंशियल जो रिजल्ट होता है किसी भी AMC का वो पब्लिश किया जाता है, हाफ ईयरली किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है इन वन इंग्लिश नेशनल डेली और लोकल लैंग्वेज, एक इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में। ठीक है, और एक लोकल लैंग्वेज में जहाँ पर हेड ऑफिस है वहाँ पे। ठीक है, उस लोकल लैंग्वेज में भी जहाँ हेड ऑफिस है वहाँ पब्लिश किया जाता है। एनुअल रिपोर्ट्स जो होती है टू बी पब्लिश इन AMC एंड एमफे वेबसाइट्स एंड एडवर्टाइज, और जो एनुअल रिपोर्ट्स आती है वो भी पब्लिश की जाती है AMC में और एमफे वेबसाइट्स पे। द सेम नीड्स टू बी सेंड टू द इन्वेस्टर्स, और ये सेम चीज़ें वो कहाँ भेजी जाती है, इन्वेस्टर्स को भेजी जाती है वाया ईमेल के द्वारा विद इन 4 months ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के विद इन 4 months, क्लोज होने के 4 महीने के अंदर अंदर। ठीक है,
फैक्ट शीट ऑफ ए म्यूचुअल फंड, अगर अब बात करते हैं अपन फैक्ट शीट की, तो म्यूचुअल फंड्स की फैक्ट शीट होती है, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। फैक्ट शीट होती है म्यूचुअल फंड की, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी जारी करते हैं। क्यों? बट नीड्स टू बी फॉलो सेबी डिस्क्लोजर नॉर्म्स। मैंडेटरी नहीं, लेकिन नीड्स टू बी फॉलो सेबी डिस्क्लोजर नॉर्म्स, कि सेबी का डिस्क्लोजर नॉर्म्स है ये कि यू वुड फाइंड सिक्योरिटी एंड सेक्टर वाइज अलोकेशन फॉर इक्विटी फंड्स। आप क्या करें? सिक्योरिटी एंड सेक्टर वाइज अलोकेट करें इक्विटी फंड्स के लिए रेटिंग प्रोफाइल ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 6 में। तो आपका चैप्टर नंबर 6 शुरू हो गया यहाँ पे। चैप्टर नंबर 6 क्या कहता है आपका? फंड का डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो फंड का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और कैसे चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, ये दोनों चीज़ें। डिस्ट्रीब्यूटर्स रोल इज टू अंडरस्टैंड द नीड्स। अब डिस्ट्रीब्यूटर का क्या रोल है? फंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ठीक है। और चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूटर रोल है कि आप अंडरस्टैंड करें नीड्स को, उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसके रिसोर्सेज क्या है, और फाइनेंशियल गोल ऑफ द इन्वेस्टर, उस इन्वेस्टर का फाइनेंशियल गोल क्या है, दैट हेल्प्स इन अराइव एट द सुटेबल एसेट अलोकेशन। तो उससे क्या होगा कि आप उसको सुटेबल एसेट अलोकेट कर पाओगे, वहाँ तक पहुँच पाओगे। अब इन्वेस्टर कितने तरह के होते हैं? ठीक है, इन्वेस्टर होते हैं आपके दो तरह के। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर दो तरह के होते हैं। पहला, इंडिविजुअल HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो बोलते हैं अपन, एक NRIs, एक होता है पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन PIOS, एक होता है फॉरेन और नेशनल्स। ये तो हो गए इस तरह से, एक ऐसे होते हैं, ये तो हो गए इंडिविजुअल्स, ठीक है, सिंगल व्यक्ति। नॉन इंडिविजुअल्स में हो गया कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, बैंक, PFCs, कोई ट्रस्ट हो गया, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हो गया, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गया, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गया, ठीक है। इनका जो ग्रुप होता है उसके अकॉर्डिंग। इंडिविजुअल्स HUF, कंपनी हो गई, पार्टनरशिप, को ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, NRI, FFI, PIOs आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। ये सब क्या है? एलिजिबल है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। फॉरेन नेशनल्स, QFI, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ठीक है। तो फॉरेन नेशनल्स की बात करते तो QFI जो है वो क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर है, उनको अलाउ किया जाता है तो इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, कि इंडिया में वो इन्वेस्ट कर सके। ओवरसीज़ कॉरपोरेट बॉडीज़ आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। लेकिन ओवरसीज़ कॉरपोरेट बॉडीज़ हैं वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर्स में भी इंडिविजुअल्स, NRI, माइनर और HNIs। और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, NRI हो सकती है, माइनर हो सकते हैं, HNI हो सकती है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रिक्वायर चार्टर डॉक्यूमेंट, बोर्ड रेजोल्यूशन, सिग्नेचर्स बाय ऑथोराइज सिग्नेचर टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आता है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि वो चार्टर डॉक्यूमेंट लेके आए, बोर्ड रेजोल्यूशन एंड सिग्नेचर्स करा के बाय ऑथराइज सिग्नेचर टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स along with the regular set of the documents. Institutional investor would also have to should submit at least uh, institutional investor would also have to submit last 2 year financial statement as per of the KYC requirement, ठीक है। तो KYC रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लास्ट 2 ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना पड़ता है। द ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बाय म्यूचुअल फंड्स, इसके अंदर क्या क्या आएगा आपके ट्रेडिशनल चैनल? इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स में बैंक आएंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज आएगी, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर आएंगे, ठीक है। म्यूचुअल फंड से बैंक आ गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज आ गई, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स आ गए। A distributor can sell products of multiple mutual funds. There is no restriction on distributor to sell their choice of funds. एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो सेल कर सकता है प्रोडक्ट्स को मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स में। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूटर को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है टू सेल देयर चॉइस ऑफ फंड्स। डिस्ट्रीब्यूटर हेल्प्स द इन्वेस्टर, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? हेल्प्स करता है इन्वेस्टर्स की इन कंप्लीटिंग द ट्रांजेक्शन फॉर द इन्वेस्टर, कि वो क्या करे?
इन्वेस्टर के ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करे। सच ट्रांजेक्शन आर सबमिटेड एट OPOA ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर हेल्प करता है इन्वेस्टर्स की, वो कंप्लीट करे ट्रांजेक्शन को इन्वेस्टर के लिए और उस ट्रांजेक्शन को सबमिट कराए OPOA ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए। इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटर है दैट प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ लार्ज नेटवर्क ऑफ क्लाइंट्स एंड ब्रांचेज रिसर्च एंड जोग्राफिकल रिसर्च। जो इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटर दैट वो क्या प्रोवाइड करते हैं, बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं लार्ज नेटवर्क ऑफ क्लाइंट्स एंड ब्रांचेस का रिसर्च एंड जोग्राफिकल रिसर्च के लिए। Other than conventional distribution platform, the eligible investor can invest through the following two routes. तो कुल इस कन्वेंशनल मतलब पुराने तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है वो क्या है, एलिजिबल इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं दो रूट से। दो रूट कौन कौन से हैं आपके? पहला ऑनलाइन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन म्यूचुअल फंड बांट सकते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, व्यू करंट होल्डिंग्स एट लेटेस्ट NAV, कंडक्ट सेल और रीपर्चेज ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, व्यू करंट होल्डिंग्स एट लेटेस्ट NAV एंड कंडक्ट सेल रीपर्चेज ट्रांजेक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर कंडक्ट म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन थ्रू द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर जो है दैट कंडक्ट म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन कहाँ से, थ्रू देयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो स्टॉक एक्सचेंज के भी थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वहाँ से भी म्यूचुअल फंड्स को कलेक्ट किया जा सकता है। देखो, म्यूचुअल फंड्स आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, किसके थ्रू, ब्रोकर्स के थ्रू। कब, बिटवीन 9 AM एंड 3 PM, 9 से 3 के बीच में कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन डन थ्रू स्टॉक एक्सचेंज डजंट रिप्लेस। अगर मान लो मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज से, तो मैं क्या नहीं रिप्लेस कर सकता RNT एजेंट्स को। RTA एजेंट्स सेटल द ट्रांजेक्शन, वो RTA एजेंट्स ही होता है जो उसको क्या करता है, ट्रांजेक्शन को सेटल्स करता है। MF यूटिलिटीज़ की बात करें तो ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म कनेक्ट इन्वेस्टर। तो ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन जो है वो क्या करता है, दैट ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म कनेक्ट्स इन्वेस्टर्स, RTAs, distributor, bank, AMC. It provides online access to distributor to complete investor transaction. ठीक है, that can provide online access to distributor to complete investor distributor. It provide online access प्रोवाइड किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर को, जिससे कि वो क्या करे, टू कंप्लीट इन्वेस्टर ट्रांजेक्शन, इन्वेस्टर के ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सके। इन्वेस्टर हु रजिस्टर्ड विथ MFE प्लेटफॉर्म, जो म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज पे रजिस्टर्ड है, मतलब अभी आप समझ गए होंगे, जैसे द ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म कनेक्ट इन्वेस्टर्स, RTA डिस्ट्रीब्यूटर, बैंक, AMC, प्रोवाइड ऑनलाइन एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूटर टू कंप्लीट इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन। ये सब हेल्प करते हैं किसकी, इसकी, इन्वेस्टर्स की। ये सब वो प्लेटफॉर्म हो गए, इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज़, क्योंकि बैंक में भी है, AMCs भी खुद करती है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, RTA भी है, इन्वेस्टर्स इन सबको कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, वो सब हेल्प करते हैं इसको। तो इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड यूटिलिटी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड है, दैट आर अलॉटेड विथ कॉमन अकाउंट नंबर, कोई कॉमन अकाउंट नंबर दिया जाता है CAN, वेयर यू कैन एग्रीगेट ऑल म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन, जहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, सारे म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन को एग्रीगेट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, कैन मैप कर सकते हैं, इज डन ऑन पेन के अकॉर्डिंग। अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना हो, बिकमिंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, तो इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर एंड एम्प्लॉयज ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटर मस्ट क्लियर द NISM म्यूचुअल फंड सीरीज 5A सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। देखो, अगर कोई इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर या एम्प्लॉय बनना चाहता है इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, उसको तो आपको NISM म्यूचुअल फंड जो है डिस्ट्रीब्यूटर सीरीज 5A एग्जामिनेशन को तो क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा आगे, एक्सेप्शन फ्रॉम राइटिंग द एग्जाम फॉर इंडिविजुअल हु अटेंड द एज ऑफ 50 ईयर और हैज़ 10 ईयर एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी मार्केट। एक्सेप्शन मतलब के अलावा, ऐसे इंडिविजुअल्स के अलावा जिसकी 50 साल एज हो चुकी है और इसको, या फिर जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी मार्केट में ऑन 31 मई 2010, they can attend CPE, they can attend continuing professional education ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड बाय NISM इसको कनेक्ट कराती है टू गेट NISM म्यूचुअल फंड 5A सर्टिफिकेट।
इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर नीड्स टू ऑब्टेन एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर ARN। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ARN नंबर लेना पड़ेगा। ARN नंबर मतलब एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर। इंडिविजुअल है और इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, बांटने वाले बिजनेस के अंदर नीड टू गेट रजिस्टर्ड विथ एमफी एंड कंप्लीट KYD फॉर्मेलिटीज। उसको पहले ARN नंबर चाहिए, फिर उसको बाद में एमफी के वहाँ रजिस्टर्ड कराना है और उसको KYD फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। To strengthen the registration procedure of the distributor to ensure correctness of information in the ARN registration application, MFI has introduced the KYD process. This helps to verify the details of the distributor. ठीक है। To strengthen the registration procedure of the distributor, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोसीजर की रजिस्ट्रेशन को और स्ट्रेंथ करने के लिए टू एंश्योर करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन ARN रजिस्ट्रेशन नंबर, एमफी क्या करती है, इंट्रोड्यूस द KYD प्रोसेस टू हेल्प द वेरीफाई द डिटेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर। KYD प्रोसेस को हेल्प करता है नो योर डिस्ट्रीब्यूटर। उसमें क्या होता है आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ। आपको पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और एड्रेस प्रूफ जो है टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। कहाँ पे, विद कैम्प्स और POS ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी शो फॉर द वेरिफिकेशन। बायोमेट्रिक प्रोसेस होता है इम्प्रेशन ऑफ राइट हैंड इंडेक्स फिंगर। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल है तो बायोमेट्रिक डिटेल्स ऑफ स्पेसिफाई ऑथराइज पर्सन इज टेकन। अगर नॉन इंडिविजुअल है तो उसके अंदर जो भी ऑथराइज है उससे, है ना। All the employees of the distributor should have ARN number and employee unique identification number from MFI। ठीक है। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के एम्प्लॉय है उनके पास ARN नंबर होना चाहिए, या फिर एम्प्लॉय EUIN, एम्प्लॉय यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर MFI के द्वारा। एम पैनल विथ इंडिविजुअल AMC सेपरेटली। रेवेन्यू बात करें तो म्यूचुअल फंड का रेवेन्यू कैसा रहता है, तो कमीशन टू द डिस्ट्रीब्यूटर अर्न ओनली कमीशन। उनको केवल कमीशन दिया जाता है, नॉट एनी अदर टाइप्स ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ द फॉर सेलिंग म्यूचुअल फंड्स। नो अपफ्रंट कमीशन इज पेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट के समय उनको कोई अपफ्रंट कमीशन नहीं दिया जाएगा, एक्सेप्शन मतलब छोड़ के। किसको, इज फॉर द इन्वेस्टमेंट SIP अप टू 3000 पर मंथ, है ना। एक्सेप्शन इज फॉर इन्वेस्टमेंट अगर कोई SIP 3000 पर मंथ से ऊपर है तो। बाय द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर टू द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अपफ्रंटिंग द ट्रेल कमीशन इज अलाउड। फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर टू द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, कोई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो उसको अपफ्रंटिंग द ट्रेल कमीशन दे सकते हैं, अलाउ है। अ डिस्ट्रीब्यूटर अर्न्स ओनली ट्रेल कमीशन, एक डिस्ट्रीब्यूटर केवल ट्रेल कमीशन मिलता है, दैट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नेट एसेट। जो भी नेट एसेट उसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, नेट एसेट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर विद द रेस्पेक्टिव AMC। ट्रेल कमीशन इज पेड, ट्रेल कमीशन दिया जाता है बाय द AMC कब, टिल द टाइम इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड पेड ऑन द क्वार्टरली और मंथली बेसिस। द ट्रेल कमीशन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द AUM। ठीक है। जो ट्रेल कमीशन वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, AUM जो इसका पोर्टफोलियो उसके अकॉर्डिंग। लेट अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल, इफ द एम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर इज 10 लाख, 10 लाख का अगर मान लो AUM है तो 10 लाख 10 एट 10 रुपीज़, नंबर ऑफ यूनिट इज 1 लाख। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट के 10 रुपये नवी के हिसाब से 1 लाख रुपये उसका जैसे यूनिट्स मिल गई। ट्रेल कमीशन इज एग्रीड 1%, तो ट्रेल कमीशन मान लो 1% दिया जाता है आपको। ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लो 1 जनवरी 2023, ठीक है, 10 रुपये NAV है, 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तो 1% डिवाइड बाई 300%, 27 रुपये उसको दिए जाएंगे। ठीक है। मंथली पर डे का 27, 1% AUM को 1% से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 360 में 27.40 रुपये। 2 जनवरी को 28.52 रुपये, 3 जनवरी को 29.73 रुपये, 4 जनवरी को 27.42 रुपये। NAV कम हो जाएगी तो NAV और ये ट्रेल कमीशन भी कम हो जाएगा। ट्रेल कमीशन फॉर द डे, AUM इंटू ट्रेल कमीशन रेट पर एनम डिवाइड बाई 360 पर एनम, एक साल का जो होगा डिवाइड बाई 365, इस अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलेगा। फॉर प्रोमोटिंग म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स इन स्मॉल टाउन इज अ टफ टास्क। तो अपन ऐसा मानते हैं कि जो छोटे टाउन्स होते हैं वहाँ पे ये म्यूचुअल फंड जो पोर्टफोलियो है वहाँ पे प्रोडक्ट्स वो बहुत टफ टास्क होता है। डिस्ट्रीब्यूटर वुड बी अवॉर्डेड विद हायर कमीशन फॉर गैदरिंग बिजनेस फॉर बियॉन्ड 30 लोकेशन इन इंडिया। अगर बियॉन्ड 30 लोकेशन के अलावा कहीं अगर वो मान लो डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसको जो है अवॉर्डेड किया जाता है हायर कमीशन के द्वारा।
अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन चार्ज की। तो म्यूचुअल फंड स्कीम कैन चार्ज ट्रांजैक्शन चार्ज ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड सेम कैन बी पेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर। म्यूचुअल फंड्स कैन चार्ज ट्रांजैक्शन चार्ज। तो म्यूचुअल फंड जो होता है वो ट्रांजैक्शन चार्ज कर सकती है चार्ज ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड सेम कैन बी पेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर, और उसके अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा दिया जाता है। जैसे बात करें तो टाइप ऑफ इन्वेस्टर, फर्स्ट टाइम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इनटू म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन चार्ज जो लेगी फॉर परचेज ट्रांजैक्शन अबाउट 10,000 से अगर ऊपर का होगा तो 150 रुपये चार्ज कटेगी, और अगर एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है तो उसके 100 रुपये चार्ज कटेगी, ठीक है। इन केस ऑफ एस आई पी, अगर एस आई पी है तो एस आई पी कमिटेड अमाउंट इज मोर देन 10,000, अगर एस आई पी जो 10,000 से ज़्यादा की है तो ट्रांजेक्शन चार्ज कैन बी चार्ज एंड डिडक्टेड इन 4 इंस्टॉलमेंट, और उसको भी 4 इंस्टॉलमेंट में काटा जाएगा। This transaction charge can be deducted from the gross investment amount of the investors if the balance is invested, if the investment amount is 10,000। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो क्या कहना चाह रहा है ये, तो यहाँ पे अपन क्या बात कर रहे थे कि ट्रांजेक्शन चार्जेस दैट आर डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रोस इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो ट्रांजेक्शन भी चार्ज किया जाता है, ट्रांजेक्शन चार्जेस डिडक्ट किए जाते हैं किससे, ग्रोस इन्वेस्टमेंट अमाउंट से, ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट का जो ग्रोस अमाउंट इन्वेस्ट करता है उससे। तो बैलेंस इज इन्वेस्टेड, इफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 10,000, लेट सपोज 10,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए, इफ ट्रांजेक्शन चार्ज आर 150 रुपये, देन यूनिट्स अलॉट फॉर 9,850 के लिए, मतलब 10,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए तो 150 रुपये उसके ट्रांजेक्शन चार्ज डिडक्ट कर दिए जाते हैं, जो पैसा बचता है 9,850 उसमें से उसको यूनिट अलॉट हो जाता है। दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन एस टी पी स्विच एंड ट्रांजेक्शन, ठीक है, और दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन एस टी पी स्विच एंड ट्रांजेक्शन, और ये एस टी पी के लिए, ये स्विच और ट्रांजेक्शन के लिए नहीं है, ये ठीक ध्यान रखिएगा। Distributor can opt out of the transaction charge, the same will not deducted from the investor। Distributor can opt out of the transaction charges, the same will not deducted from the investor। GST on distributor commission, distributors earning a commission of rupees 20 lakh and above is liable to pay GST, hence they raise GST invoice to the AMC। कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर कमीशन अर्न करता है 20 लाख रुपए या उससे ज़्यादा, दैट इज अबव इज लायबल टू पे जीएसटी, तो वो जीएसटी पे कर सकता है, हेंस देयर इज जीएसटी इनवॉइस टू द एमसी। तो वो ये कह सकता है कि भाई जीएसटी इनवॉइस दिया जाए, एमसी डिडक्ट द करस्पॉन्डिंग जीएसटी वैल्यू टू द अनरजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड रेमिट द टैक्सेस, ठीक है। और वो अनरजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड्स को क्या कर सकता है, जीएसटी वैल्यू जो है वो डिडक्ट किया जा सकता है, रेमिट द टैक्सेस। डिस्ट्रीब्यूटर मस्ट फॉलो ACE, कोई डिस्ट्रीब्यूटर वो ACE को फॉलो करेगा, अग्नि को फॉलो करेगा, एंड गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द AMC। डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन डिस्क्लोज ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस बाय द AMC। AMC disclose the commission paid to the distributor in the respective websites and conduct a due diligence process to the investor, ठीक है। और वो क्या कर सकते हैं, ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस रख सकते हैं इन्वेस्टर्स के सामने। द डिस्क्लोजर एंड द ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस इज डन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटर हु मीट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर और ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस है वो सब डन हो जाता है कौन से, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटर, इन फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो ये सब क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर विद द प्रेजेंस इन मोर देन 20 लोकेशन, एक मैनेज द AUM ऑफ 100 करोड़ ऑफ द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, दो कमीशन रिसीव टू एन एक्सटेंट ऑफ 1 करोड़ फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, कमीशन रिसीव टू एन एक्सटेंट ऑफ 50 lakh फ्रॉम a single AMC। ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस The due diligence process includes AMC looking into business model of the distributor, experience, compliance and regulatory aspect, review the associate and subsidiaries। और ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस में कौन कौन होते हैं,
इंक्लूड एएमसी लुकिंग इनटू बिजनेस मॉडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर, एक तो वो आ गया। एक्सपीरियंस, कंप्लायंस ऑफ रेगुलर एस्पेक्ट, रिव्यू द एसोसिएट एंड सब्सिडरीज, ये सब चीज़ें क्या है ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में आती है। एक होता है डायरेक्ट प्लान, एक होता है रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान इज़ एन ऑप्शन अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टर। तो डायरेक्ट प्लान जो है वो इन्वेस्टर के लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है who are looking at the investing into mutual fund scheme directly without taking assistance from the distributor. तो डायरेक्ट प्लान जो है, डायरेक्ट प्लान इज़ एन ऑप्शन अवेलेबल फॉर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है हु आर लुकिंग एट इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड स्कीम डायरेक्टली विदाउट टेकिंग असिस्टेंट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर के असिस्ट के अगर पैसा डायरेक्टली लगाता है तो डायरेक्ट प्लान विल हैव लोअर एक्सपेंस रेशियो कंपेयर टू द रेगुलर प्लान। ठीक है, उसका रेगुलर प्लान के कंपैरिजन में इसका जो है वो एक्सपेंस रेशियो कम रहता है। रेगुलर प्लान वुड बी ऑप्टेड इफ इन्वेस्टमेंट आर डन थ्रू ए डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, इफ इन्वेस्टमेंट आर डन थ्रू ए डिस्ट्रीब्यूटर, अगर कोई इन्वेस्टमेंट इफ द इन्वेस्टमेंट आर डन थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लेगा तो उसको जो है रेगुलर प्लान दिया जाएगा। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान, अपन एक बार देख लेते हैं अपन कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। अगर कोई डायरेक्ट और रेगुलर प्लान लेता है तो क्या डिफरेंस है, तो कमीशन पे टू द डिस्ट्रीब्यूटर, बस डिफरेंस ये लेता नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन पे होता है। बोथ द ऑप्शन शेल हैव डिफरेंट एनएवी, और दोनों में अगर अलग, दोनों के अंदर इन्वेस्ट करता है तो दोनों के अंदर एनएवीज जो है वो अलग अलग मिलेगी। सिंस देयर इज नो कमीशन पे आउट इन दिस केस, इस केस में कोई कमीशन तो नहीं दिया जाएगा। द ओवरऑल एक्सपेंसेस रेशियो फॉर दिस रूट वुड बी लेस, हेंस हैव हाई रिटर्न। ऐसे में डायरेक्ट प्लान के अंदर कमीशन कम होगा तो ओवरऑल एक्सपेंसेस रेशियो भी क्या होगा, वो भी कम होगा, तो रिटर्न्स हायर मिलेंगे। If ARN number is not mentioned in the mutual fund application form, such application form would be treated as direct route application. अगर ARN नंबर अगर मेंशन नहीं म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो एप्लीकेशन नंबर कैसे ट्रीट होगा, डायरेक्ट रूट एप्लीकेशन। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वर्सेस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। सर्विस प्रोवाइडर एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर दैट कैन बी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है या RIA है, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो बात कर रहे हैं। एक सर्विस प्रोवाइडर कैन बी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और है रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, दोनों हो सकते हैं, RIA भी हो सकता है या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैंडल्स ओनली द एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। एक जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, वो क्या करता है, केवल एग्जीक्यूशन पार्ट होता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस इज द इंसिडेंटल टू द प्राइमरी एक्टिविटी। एग्जीक्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन अर्न कमीशन फ्रॉम द AMC। एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो होता है, एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर दैट आल्सो मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द सेबी, कंपलसरी कि वो सेबी से रजिस्टर्ड हो। उसका मेन रोल क्या रहता है, इज टू एडवाइस द क्लाइंट आफ्टर ड्यू प्रोसेस, दैट इट कैन चार्ज इन्वेस्टर एडवाइसरी फी, वो एक एडवाइसरी फी भी चार्ज कर सकता है, बट नीड नॉट हैंडल एग्जीक्यूशन, लेकिन वो एग्जीक्यूशन हैंडल नहीं कर सकता। बट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर डजंट गेट कमीशन फ्रॉम द AMC, और उसको AMC से कोई भी कमीशन नहीं मिलता है। A mutual fund distributor is subject to follow the regulation of SEBI Act 2023. Miss selling of mutual funds includes, एक जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है इस सब्जेक्टेड टू फॉलो द रेगुलेशन ऑफ सेबी। तो जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो क्या करता है, सब्जेक्ट टू फॉलो द रेगुलेशन ऑफ सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो करता है। प्रोहिबिशंस ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 2023 के तहत 2003 के तहत मिस सेलिंग ऑफ म्यूचुअल फंड इन यूनिट्स इंक्लूड मेकिंग अ फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, ऐसा कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट देना वगैरह, ये सब चीज़ें को ध्यान रखते हुए। मेकिंग अ फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, या तो कोई स्टेटमेंट मिसलीड करता हो देना या गलत देना। हाइडिंग और लिविंग, छुपाना या बताना ही नहीं मटेरियल फैक्ट ऑफ द स्कीम, किसी स्कीम के बारे में। हाइडिंग द पोटेंशियल रिस्क ऑफ द स्कीम के पोटेंशियल रिस्क के बारे में। नॉट टेकिंग रीजनेबल केयर टू इंश्योर द स्कीम इज सुटेबल टू द इन्वेस्टर,
नॉट टेकिंग रीजनेबल केयर टू द इंश्योर द स्कीम इज सुटेबल फॉर द इन्वेस्टर, और कोई रीजनेबल केयर नहीं करना इन्वेस्टर के लिए. नॉमिनेशन फैसिलिटी टू द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड पेमेंट ऑफ कमीशन टू द नॉमिनी. तो नॉमिनेशन फैसिलिटी जो होती है टू द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड पेमेंट ऑफ कमीशन टू नॉमिनी. इट इज़ एडवाइजेबल, ये एक सलाह है. इट इज़ एडवाइजेबल फॉर ऑल द इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर टू रजिस्टर नॉमिनेशन. ठीक है, तो इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको एडवाइस दिया जाता है कि वो भी अपना नॉमिनी रजिस्टर करें. इन केस ऑफ डेथ ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की किसी कारण से डेथ हो जाए तो ट्रेल कमीशन इज पे टू द नॉमिनी और लीगल हेयर इफ देर इज़ नो नॉमिनेशन. अगर कोई नॉमिनेशन नहीं है तो जो लीगल हेयर है तो उसको मिलेगा, या फिर नॉमिनी को मिलेगा ट्रेल कमीशन. ट्रेल कमीशन इज पेड टिल द इन्वेस्टमेंट बाय द इन्वेस्टर. तो जो ट्रेल कमीशन है वो कब तक दिया जाएगा, जब तक इन्वेस्टमेंट है. बाय द इन्वेस्टर आर हेल्ड टिल द एआर नंबर इज चेंज. ट्रेल कमीशन इज पेड टिल द इन्वेस्टमेंट बाय द इन्वेस्टर आर हेल्ड और टिल द एआर नंबर इज चेंज. जब या तो वो नंबर चेंज नहीं कर लिया जब तक उसका फंड है तब तक. बट नो न्यू बिजनेस परमिटेड अंडर द एआर दैट एआर कोड. ठीक है, बट नो न्यू बिजनेस परमिटेड अंडर द एआर कोड, नो न्यू सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन कैन बी रजिस्टर्ड. नॉमिनी नीड नॉट बी एआर होल्डर. ठीक है, तो नॉमिनी जो वो एआर होल्डर नहीं हो सकता. ठीक है, केवल उसको ट्रेल कमीशन मिलेगा जब तक उसका इन्वेस्टमेंट है या जब तक उसका एआर नंबर है. नहीं सॉरी, चेंज नहीं हो जाता. या फिर अपन ऐसा कहें तो नया बिजनेस नहीं कर सकता, नया एसआईपी रजिस्टर्ड नहीं कर सकता, और नॉमिनी कोई एआर होल्डर नहीं हो सकती. ट्रांसफर ऑफ एयूम ऑफ डिसीज डिस्ट्रीब्यूटर, द नॉमिनी और लीगल हेयर ऑफ द वैलिड एआर होल्डर डिसीज डिस्ट्रीब्यूटर कैन गेट द एयूम ट्रांसफर टू देयर नेम प्रोवाइडेड. अगर वही सेम, अगर वो क्या बोलते हैं वैलिड एआर नंबर होल्डर होगा तो वो सारा सारा एयूम उसका ट्रांसफर हो जाएगा. The nominee legal heir also has valid ARN and be compliant with KYD formalities. अगर उसने कोई नॉमिनी है, लीगल हेयर है, उसने अगर वैलिड ARN नंबर ले लिया और बी कंप्लाइंट विथ KYD फॉर्मेलिटीज करा ली. ठीक है, द AUM built by the deceased agent till the date of the death till ARN is valid, only such AUM is transfer. ठीक है, जो उसका वो होगा AUM सब उसको ट्रांसफर हो जाएगा. अब बात करते हैं ARN नंबर चेंज या चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर की. एज डिस्कस्ड अर्लियर, जैसा कि हमने बात कर चुके हैं, इन्वेस्टर नीड नॉट ऑब्टेन एनओसी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर. इन्वेस्टर को ज़रूरत नहीं है कि वो एनओसी प्राप्त करे किसी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर से टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूटर और स्विचिंग टू डायरेक्ट प्लान. ठीक है, तो और वो स्विच कर सकता है डायरेक्ट प्लान के अंदर. इफ़ द ARN इज चेंज, यदि वो ARN नंबर चेंज कर लेता है ड्यू टू द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर अलॉन्ग if the ARN is change, यदि ARN चेंज हो जाता है ड्यू टू existing distributor closing the business voluntarily, in such case the new distributor would get the trail commission. है ना. if ARN is change due to, अगर ARN चेंज हो जाता है due to existing distributor closing the business voluntarily, in such case the new distributor जो होगा would get the trail commission. ठीक है, तो उस न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को जो है ट्रेल कमीशन मिल जाएगा. डिस्ट्रीब्यूटर कैन चेंज द ARN नंबर, the distributor code under the following circumstances. Change in legal status of the distributor, shift from proprietorship to the private limited, merger or acquisition of the business, transfer of AUM due to consolidation within the same family, close relative of the individual distributor, or transfer of business by individual distributor. तो मर्जर होना, एक्विजिशन होना बिजनेस का,
या चेंज इन लीगल स्टेटस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, या तो डिस्ट्रीब्यूटर का जो लीगल स्टेटस चेंज हो जाए, शिफ्ट फ्रॉम प्रोप्राइटरशिप टू प्राइवेट लिमिटेड, मर्जर हो जाए, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का मर्ज हो जाए या एक्विजिशन हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो ट्रांसफर ऑफ AUM ड्यू टू कंसोलिडेशन विद इन द सेम फैमिली, क्लोज रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर, या ट्रांसफर ऑफ बिजनेस बाय इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर. Such transfer is possible when the entire AUM is getting transferred from existing investor. No further business done in old year and the same is surrender. ठीक है, तो ये अपन पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर. तब तक के लिए धन्यवाद.